गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आप लोगों को करवाने वाली हूँ 19 जुलाई 2024 के द हिंदू प्लस इंडियन एक्सप्रेस दोनों ही न्यूज़पेपर का एनालिसिस। दोनों ही न्यूज़पेपर से हम उन्हीं आर्टिकल को यहाँ पर करने वाले हैं जो यूपीएससी के सिलेबस के साथ में रिलेवेंस रखते होंगे। इसमें मैं आप लोगों को करंट अफेयर तो पढ़ाऊंगी ही जो न्यूज़पेपर में दिया, इसके अलावा उससे रिलेटेड जो स्टैटिक है वो भी करवाते हुए चलूँगी जो कि न्यूज़पेपर में नहीं बताया जाता है। इससे क्या होगा कि आप लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के हिसाब से थोड़ी डीप होती जाएगी, ज़्यादा अच्छी, ज़्यादा बेहतर होती जाएगी। तो मेरा उद्देश्य भी यही है कि आप लोगों को एटलीस्ट 25 मई 2025 को जो प्रीलिम्स होने वाला है उसके अंदर मिनिमम 20 मार्क्स केवल और केवल न्यूज़पेपर से मिले। बाकी आप अपने स्टडी के पेपर्स को यहाँ पर कवर कर सकते हैं, उससे भी, उनकी मदद से भी आपको और मार्क्स मिल जाएंगे और आप लोग ज़रूर इस प्रीलिम्स को क्लियर कर पाएँ। फिलहाल हम देखते हैं आज के पहले आर्टिकल को, जो कि थोड़ा सा अलग तरीके का आर्टिकल है, लेकिन यूपीएससी में क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है चलिए समझते हैं। पहली बात तो एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आपका माइंड जो है वो ओपन हो। दूसरी बात ये होती है कि आप चीज़ों के ऊपर सोच सकें, अलग अलग कैटेगरी में हो सकता है, सोशली कोई चीज़, पॉलिटिकली कोई चीज़ हो सकता है, एनवायरनमेंट के बिहाफ से क्या ठीक है क्या गलत है, इथिकली मॉरली, ये सारे के सारे जो क्राइटेरिया हैं वो आपसे सोचे जाने की उम्मीद यहाँ पर की जाती है। जो भी आपकी आंसर राइटिंग की कॉपीज़ को चेक करेंगे, जो भी आपका इंटरव्यू लेंगे तो उस बिहाफ से। दूसरा हम देखेंगे यहाँ पर इंटरव्यू में ये इंपॉर्टेंट होता है, ऐसे सवाल पूछ लिए जा सकते हैं आपके विचारों को, आपके जो फंडामेंटल वैल्यूज़ है उनको चैलेंज करने के लिए। दूसरा यहाँ पर ये जीएस पेपर 3 के एनवायरनमेंट में भी हम इसको देख पाते हैं कि कैसे स्पीशीज़ क्या हो रहा है, क्या ये ठीक है नहीं है, वो भी हम देखेंगे। जीएस पेपर 4 में भी हम इसकी इम्पोर्टेंस को देखेंगे एथिक्स के साथ में, कि क्या जो ये आर्टिकल बात करेगा वो ठीक है, क्या वो बड़े पैमाने पर, क्या एनिमल्स के कोई राइट नहीं होते। हालांकि ये न्यूज़पेपर के आर्टिकल में नहीं दिया है, लेकिन क्योंकि आप लोगों के लिए एक अच्छी बात यह है कि मुझे सारा का सारा जो सिलेबस है यूपीएससी का वो पता है, तो इस वजह से मैं इन सारे के सारे आर्टिकल्स को आप लोगों को रिलेट करके यहाँ पर बता सकती हूँ। फिलहाल देखते हैं कि आर्टिकल बात क्या कह रहा है, जो कि उसको शुरुआत होने से पहले मैंने आप लोगों को इतना हाई अप कर दिया उसके लिए। तो ऐसा क्या आर्टिकल है? आर्टिकल कह रहा है कि ये जो पाइथन की आप यहाँ पर फोटो देख पा रहे हैं, क्या ये एक प्रोटीन का अल्टरनेटिव हो सकता है? प्रोटीन क्या होता है, उसका अल्टरनेटिव करना। प्रोटीन इट्सेल्फ क्या होता है हमें पता है, हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है। हमारी क्या, मोस्टली जो एनिमल्स होते हैं उन सभी की बॉडी कैसे बनती है, प्रोटीन से ही बनती है। हमारे सेल्स जो होते हैं वो प्रोटीन से ही बनाए जाते हैं, जो कि हमारे डीएनए के थ्रू आरएनए से यहाँ पर ट्रांसफ़र करवाए जाते हैं। और आरएनए क्या करता है, उसको राइबोसोम तक भेजता है, बताता है कि बॉडी में नया प्रोटीन चाहिए, राइबोसोम वैसा ही प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, और उससे हमारी लाइफ साइकिल जो है वो लगातार चल रही है। प्रोटीन आप लोगों ने सुना होगा जिम जाने वाले लोगों से कि इतना प्रोटीन बहुत अच्छा है, बहुत सारे मूवी स्टार्स भी यहाँ पर जो एडवर्टीजमेंट है वो करते रहते हैं अलग अलग जगहों से। आई नो, मैं जानती हूँ आप लोगों ने प्रोटीन के बारे में सुना होगा। प्रोटीन के लिए ही एक जो यहाँ पर हाइपोथेसिस होती है लोगों की जो मीट कंज्यूम करते हैं उनकी, बड़ी यहाँ पर प्रोटीन के लिए ये बात होती है कि हम तो मीट खा रहे हैं ताकि हमारी बॉडी को पूरा का पूरा प्रोटीन मिल सके। लेकिन हम लोगों को ये पता है कि एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, सबसे ज़्यादा केवल और केवल 10% ही यहाँ पर ट्रांसफ़र होती है। फूड चेन, फूड वेब सबने पढ़ा हुआ है, तो हम समझते हैं कि एनर्जी तो इससे नहीं ही मिलती है। एनर्जी कैसे मिलती है? इन द फॉर्म ऑफ कैलोरी। तो कैलोरी की फॉर्म में हम लोग एनर्जी को कंज्यूम करते हैं। तो वो तो यानी कि क्योंकि ये प्राइमरी कंज्यूमर यहाँ पर नहीं है, तो इनसे ज़्यादा अगर यहाँ पर ग्रीन जो लीव्स होती है उनको खाया जाएगा तो उससे एनर्जी ज़्यादा मिलेगी। खैर ये बात अलग है कि इससे प्रोटीन ज़्यादा मिलता है कम मिलता है, वो चीज़ों को हम थोड़ा सा दूर रखेंगे। फिलहाल बात यही है, आर्टिकल कह रहा है कि इसको पाइथन को भी ग्लोबली क्या करना चाहिए एज़ कम्पेयर टू जो भी यहाँ पर ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं, जो कि एक स्टडी के अनुसार पाए गए हैं कि इम्पैक्ट के ऊपर, जो एनवायरनमेंट होता है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं, उनसे थोड़ा सा हट कर यूएन जैसे जो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है और यूएन के जो क्लाइमेट चेंज की ऑर्गेनाइजेशन है, उन सभी का बोलना है कि यहाँ पर ऐसे जो जानवर हैं जो कि ग्रेज करते हैं यानी कि चरते हैं, उनको हमें क्या करना होगा, थोड़ा पीछे छोड़ना होगा, क्योंकि ये एनवायरनमेंट के ऊपर कार्बन इमिशन उनका बहुत ज़्यादा होता है। ग्रेजिंग की वजह से आप लोगों को पता ही है मीथेन निकलता है।
मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है। मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है तो उसकी वजह से जो भी यहाँ पर रेज आ रही होंगी ऊपर से सन की, वो शॉर्ट वेव्स में आएंगी, उनको वो अर्थ के ऊपर आने देगा। अर्थ के सरफेस से हमें पता है हीट बजट होता है, लॉन्ग वेव्स में जो हीट होती है वो वापस जाती है। लेकिन क्योंकि मीथेन जैसे, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ये जो गैसेज है ग्रीन हाउस गैसेज, ये लॉन्ग वेव्स वाली जो यहाँ पर रेडिएशन होती है उनको वापस नहीं जाने देती है। इस वजह से गर्मी आ रही है कंटिन्यूसली और बाहर नहीं जा पा रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है, गर्मी ज़्यादा बनती रहती है। अब हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पर क्यों कहा जा रहा है कि एक नए तरीके का मीट लेके आओ। कह रहे हैं कि आजकल क्योंकि मीट की डिमांड लगातार बढ़ रही है और रिपोर्ट ये भी मानती है कि 2032 तक यहाँ पर लगभग आज जितनी डिमांड है उसकी 14% डिमांड और बढ़ जाएगी। कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता है लोगों को जब उनको बात आती है उनके टेस्ट के ऊपर। देखिए WHO का तो यहाँ पर कहना है कि प्लांट बेस्ड जो डाइट होती है वो सबसे बेस्ट होती है, उनकी तरफ ह्यूमंस को हमारे सस्टेन्ड फ्यूचर के लिए क्या करना चाहिए, मूव कर जाना चाहिए। लेकिन अब जिनको मीट की लत लग चुकी है वो क्या करें, वो क्या करते हैं कि आजकल वो लैब ग्रोन मीट के तरफ भी जाने लगे हैं, लैब के अंदर बनाया जा रहा है। और ऑब्वियस सी बात है इसके इफ़ेक्ट भी होंगे और साइड इफ़ेक्ट भी होंगे, दोनों ही चीज़ें होंगी। तो जिस चीज़ में केमिकल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है उसको बनाया जा रहा है। इसी का एक अल्टरनेटिव ये आर्टिकल कह रहा है कि पाइथन जो है वो वियतनाम और थाईलैंड, दो ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर ये एक्चुअली में फार्मिंग की तरह बनाया जा रहा है। फार्मिंग क्या होती है, कृषि करना। तो क्या यहाँ पर पाइथन स्नेक की कृषि की जा रही है? बिल्कुल ठीक बात। लोग क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे कंटेनर रख रहे हैं और उसमें हज़ारों की मात्रा में यहाँ पर पाइथन्स को स्टोर किया जा रहा है। क्या इसको पकड़ना इतना आसान है? नहीं, पकड़ना इतना आसान नहीं है। ऑब्वियसली जहरीला ये जानवर है, लेकिन ये क्या करता है, जानवर भी नहीं बोलना चाहिए, एक्चुअली में क्या है, रेप्टाइल है, एनिमल नहीं है, रेप्टाइल है। तो ये क्या करता है, एक तो ये हाई टेम्परेचर टॉलरेट कर सकता है, सूखा हो कहीं पे तो वहाँ पे तो इसको रहना और भी अच्छा लगता है कि ठीक है कोई बात नहीं। ये रिप्रोड्यूस बहुत क्विकली करते हैं, बहुत सारे एग्स दिए जाते हैं जिनकी वजह से इनकी जो यहाँ पर जनसंख्या है वो काफ़ी फास्टर तरीके से ग्रो कर सकती है। ट्रेडिशनल सोर्स है एनिमल प्रोटीन का, जब यहाँ पर बहुत कम खाना होता था तब जो होमोसेपियन थे वो क्या करते थे, इनको भी खाते थे, ऐसा माना जाता है। रिसर्चर्स ने एस्टिमेट लगाया है कि चाइना और जो वियतनाम है वहाँ पर एटलीस्ट 4000 पाइथन फार्म्स अभी प्रोड्यूस कर रहे हैं मिलियन ऑफ स्नेक्स को मोस्टली। लेकिन ये जो स्नेक इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं, ये जो प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, ये एक्चुअली में इन तीनों कंट्री में फैशन इंडस्ट्री के लिए ज़्यादा किए जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा ना, बेल्ट बनाने के लिए इनकी जो स्किन है, ये खूबसूरत स्किन का इस्तेमाल किया जाता है बैग्स बनाने के लिए, पर्स बनाने के लिए, बेल्ट बनाने के लिए। अब आर्टिकल कह रहा है और रिसर्चर्स कह रहे हैं कि इनका इस्तेमाल एक्चुअली में एज अ फूड की तरीके से भी किया जा सकता है। इथिकली बात करें तो देखिए इस चीज़ के ऊपर यहाँ पर ध्यान नहीं दिया गया है। इथिक्स के पॉइंट से आप लोग ही बताइए। हमें पता है पीटा के बारे में, तो पीटा का क्या होता है कि प्रिवेंशन करना है, यहाँ पर जो भी क्रुएलिटी की जाती है एनिमल्स के ऊपर उसको रोकना है। तो क्या किसी जानवर को केवल इस वजह से पैदा करवाना, किसी एनिमल को सिर्फ इस वजह से पैदा करवाना कि उसका कंज्यूमशन किया जा सके, उसको खाया जा सके, ये मॉरली और इथिकली कितना राइट है, कितना करेक्ट है, वो आप मुझे एक्चुअली के अंदर कमेंट बॉक्स में अपने अपने व्यूज़ रख सकते हैं, बता सकते हैं। देखिए इथिक्स जो होती है, मॉरल्स जो होते हैं वो बहुत सारे पैमानों पे होते हैं। वो डिपेंड करता है आपकी फाउंडेशनल वैल्यूज़ कैसी हैं, आपकी सेकेंडरी वैल्यूज़ क्या क्या बनी हैं। और अगर आप में इथिक्स पढ़ने के बाद भी आपको लगता है कि आपके अंदर कुछ कमी है, तो देखिए यहाँ पर पर्टिकुलर काइंड ऑफ जो ह्यूमंस हैं वही चाहिए है एज अ सिविल सर्वेंट। तो जल्दी से अपना जो सिलेबस है वो उसका भी कवर करते जाइए। मुझे लगता है कि एनिमल जो फार्मिंग होती है, अगर हम बहुत सारे नज़रियों से देखें तो ये कहीं ना कहीं मॉरली गलत हो जाती है। लेकिन जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, जब हम बात करते हैं यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, तो हम देख पाते हैं कि एक तरफ तो ये एक नई $1 मिलियन यहाँ पर इंडस्ट्री क्रिएट कर देगा, दूसरी तरफ ये एनिमल्स के ऊपर जो हमें सस्टेनेबली साथ में रहकर, हमारा गोल नंबर 14 है सस्टेनेबल SDG, जो कि बात करता है यहाँ पर लैंड के ऊपर होने वाले एनिमल्स की, उनके प्रिजर्वेशन की, उनको बचाने की, उसमें कहीं ना कहीं गलती हो जाएगी। तो खैर आप लोगों के क्या व्यूज़ हैं आप मुझे कमेंट में जल्दी से बता दीजिए।
अब हम चलते हैं आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन के ऊपर, जो कि प्रीलिम्स के लिए है। देखिए, ये कहता है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो ट्रिब्यूनल इन इंडिया के लिए यहाँ पर करेक्ट हो जाती है। कल मैंने आप लोगों को ट्रिब्यूनल्स के बारे में पढ़ाया था, सिटीजनशिप के बारे में हमने पढ़ा। हमने ध्यान नहीं दिया कि वो न्यूज़ क्यों आई थी, हमने जस्ट ये देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी एक इंसान को, असम के रहने वाले वासी को सिटीजनशिप दोबारा से दे दी है। कभी भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपको क्राइम, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स वगैरह की, जो कि डेली मरा की जो स्पोर्ट्स की न्यूज़ होती है, वो सारी न्यूज़ें कभी भी नहीं पढ़नी चाहिए। तो हमने उस चीज़ पे ध्यान ही नहीं दिया। हमसे कोई नहीं पूछने वाला कि उस युवक का नाम क्या था। हमने ध्यान दिया था सिटीजनशिप के पूरे मैटर के ऊपर। सिटीजनशिप क्या होता है, कब कानून आया, सिटीजनशिप इंडिया में कोई कैसे एक्वायर कर सकता है, ये सब हमने समझा। आज आप लोगों के लिए क्वेश्चन है ट्रिब्यूनल के ऊपर, क्योंकि ट्रिब्यूनल ही वो ऐसा था जिसने पहली बार सिटीजनशिप से डिनाई कर दिया था, राइट। अब यहाँ पर आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। देखिए, पहली स्टेटमेंट क्या कहती है? पहली स्टेटमेंट कहती है कि ट्रिब्यूनल्स जो होते हैं वो क्वाजी जुडिशियल बॉडीज़ होते हैं, जिनको एक्ट के अंदर में एस्टैब्लिश किया जाता है, और इसको पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर दोनों ही बना सकते हैं। अब ये क्या करता है, ये डिस्प्यूट वगैरह जो होते हैं, जो लड़ाई झगड़े, प्रॉब्लम्स, उन सारी चीज़ों को क्या करता है, एज अ कोर्ट की तरह, क्योंकि कोर्ट नहीं है, जुडिशरी में नहीं आता है, तो इसी वजह से क्वाजी जुडिशियल है, बीच का है थोड़ा सा। तो क्या करता है, उन्हीं मामलों पे सिर्फ ये सुन सकेगा जिस मामलों के लिए कोई ट्रिब्यूनल बनाया हुआ है। एग्जाम्पल, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल बनाया हुआ है, तो अब इसमें क्योंकि ये जुडिशियल होता है, हाई कोर्ट होगा, तो क्या होगा, वहाँ पे तो हर तरीके की कोई भी जो डिस्प्यूट है वो आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये केवल और केवल इनकम टैक्स डिस्प्यूट को ही ले सकता है, इसी वजह से ये बन जाता है क्वाजी जुडिशियल बॉडी, ठीक है। अब स्टेटमेंट 2 कहती है, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि जो भारत का संविधान है उसके अकॉर्डिंग जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल होते हैं वो केवल और केवल पार्लियामेंट के द्वारा ही बनाए जा सकते हैं। जल्दी से मुझे आंसर बता दीजिए। चलिए, तब तक हम देखते हैं पहली जो स्टेटमेंट है वो एक्चुअली में बिल्कुल करेक्ट है। कैसे पता चला हमें ये स्टेटमेंट जो है ये सही है कि इसकी एक क्वाजी जुडिशियल बॉडी है, इसको स्टेट लेजिस्लेचर भी बना सकती है और पार्लियामेंट भी। अब स्टेट भी बना सकती है, तो इसका मतलब स्टेटमेंट नंबर 2 हो सकता है कि गलत होगी, राइट। ऐसा ही लग रहा होगा आपको, लेकिन ये स्टेटमेंट 2 भी जो है वो ठीक है। क्यों ठीक है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन भी ये बात कहता है और पार्लियामेंट ही यहाँ पर बना सकती है। देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की बात हो रही है, सभी ट्रिब्यूनल्स की बात नहीं हो रही है। जैसे ग्रीन ट्रिब्यूनल्स होते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स, इनकम टैक्स के हमने देखा अभी ट्रिब्यूनल्स होते हैं, ऐसे ही एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स भी होते हैं। और ये जो ट्रिब्यूनल्स थे, हम देख पाते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd अमेंडमेंट एक्ट जब आता है 1976 के अंदर, तब इनको इंट्रोड्यूस किया जाता है। इसके अंदर अब हम देखते हैं कि यहाँ पर 2 नए आर्टिकल्स को डाला जाता है, ठीक है। पहला जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 323A और दूसरा है बी, यही सेम 323B। अब देखिए, ए या बी क्यों लगाया गया है, इस क्वेश्चन का जवाब भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो आर्टिकल्स होते हैं उनके पीछे किसी के पीछे जी लगा होता है, किसी के पीछे बी लगा होता है, इसका क्या कारण है, ठीक है। ताकि आपके जो छोटे छोटे कंसेप्ट हैं वो साथ साथ में यहाँ पर क्या होते जाएंगे, क्लियर होते जाएंगे। फिलहाल मैं बता देती हूँ कि ये जो आर्टिकल 323A बोलता है वो बात करता है पहली स्टेटमेंट की, और बी बात करता है दूसरी स्टेटमेंट की। क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर कि एडमिनिस्ट्रेटिव, जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बनाए गए होंगे, जैसे कि कैट होगा, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ये बनाया जाएगा केवल और केवल पार्लियामेंट के द्वारा। और जो अदर जैसे कि ग्रीन ट्रिब्यूनल्स वगैरह बन गए, इनकम टैक्स रिलेटेड है, कोई वोटर रिलेटेड ट्रिब्यूनल बनाया गया है, ये कौन बनाएगा, ये बना सकती हैं स्टेट लेजिस्लेचर भी। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोगों को जो वीडियो देख रहे हैं इसकी पीपीटी चाहिए, जो भी मैंने लिखा है वो सब ऐसा कैसा लिखा हुआ है आप लोगों को मिलेगा, रिवीजन में आसानी रहेगी। दूसरी बात यहाँ पर है, आपको पीडीएफ चाहिए हैंड रिटन नोट्स का, जो कि अलग हमारे स्टैटिक के सब्जेक्ट हैं उनके डेली वाइज वहाँ पर जो है वो एक्चुअली में अपलोड होते रहते हैं। दूसरा, आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए हैं यहाँ पर जो न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हैं उसका, तो उसके लिए आप टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में भी मिलेगा, और यहाँ पर इस हैंडल से भी आप जाकर उसको ज्वाइन जो है कर सकते हैं। फिलहाल आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। ये जो आर्टिकल है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है जीएस पेपर 3 के अंदर में। जीएस पेपर 3 में हम देखेंगे कि यहाँ पर जो नॉर्मल बायोलॉजी होती है, साइंस जो होती है, उसमें ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और साइंस में भी क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज हम समझने वाले हैं हमारे कान को, जो आप इतना सुन पाते हैं, जो मैं ये बोल रही हूँ और आप लोग आराम से सुन रहे हो,
ये काम कैसे करता है और कैसे हमारा जो कान होता है वो ममरिंग को भी सुन लेता है, यानी कोई फुसफुसा कर बोल रहा है, जैसे मैं ही अब बोल रही हूँ बहुत धीरे से, बहुत फुसफुसा के, आप इसको भी सुन रहे हो। और अब जब मैं ज़ोर से बोल रही हूँ तो इसको भी सुन रहे हो और आपके कानों में कोई नुकसान नहीं हो रहा है। तो ये क्या केस है पूरा का पूरा, चलिए समझते हैं। देखिए, हमारे जो ईयर्स होते हैं ना, वो एक्चुअली के अंदर 3 पार्ट्स के अंदर बटे होते हैं, ठीक है। तो हमारे ईयर्स का आउटर भाग होगा, फिर एक मीडियम पार्ट होगा और उसके बाद में इनर पार्ट होगा। वो क्या क्या है वो मैं आपको आराम से समझाऊंगी, आराम से देखेंगे, बहुत अच्छे से देखेंगे। एक्चुअली हमारे जो ईयर्स होते हैं ये हम देखते हैं कि बहुत फुसफुसाने की, जेंटल ब्रीज को भी सुनने में कैपेबल होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, और कोई बहुत ही ज़ोर से ब्लास्ट कर दे तो उसको भी सुन सकते हैं। लेकिन ये काम कैसे करता है? तो ह्यूमन जो ऑडिटरी सिस्टम होता है वो मार्वल है नेचर का। ये सिर्फ और सिर्फ फेनियस साउंड सिग्नल को ही नहीं डिटेक्ट करता है, बल्कि रिमार्केबल रेसिस्टेंस दिखाता है जब यहाँ पर थंडर जैसी नॉइसेस जो है वो भी होती हैं। हमारे कान बहुत गहरी तक, बहुत लंबे समय तक, जो अगर आप लोग एक बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ को ना सुने तो डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। यूजुअली वो क्या कर जाते हैं, रिसिलियंट होते हैं, अपने आप को बचा लेते हैं। तो खैर अब समझते हैं कि हम सुनते कैसे हैं। देखिए, एक तो हम जो सुनते हैं उसके पीछे हमारा एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ईयर होता है जिसको बोला जाता है कॉचलिया। अब ये कॉचलिया क्या है, ये कुछ आपको अंदर में, जब मैं आपको इसके अलग अलग पार्ट्स दिखाऊंगी तो वहाँ पर कुछ ऐसे शेल टाइप की शेप में दिखाई देगा। जैसे आपने कभी ज़मीन पे रेंगते हुए ऐसे शेल को देखा है और उसके पीठ के ऊपर क्या होता है, ये शेल होता है। तो ये जो पूरा का पूरा भाग है ये हमारे कान के अंदर होता है कॉचलिया, जिसके अंदर एक फ्लूइड होता है। और जब कोई वेव साउंड की तरीके, साउंड हमारा या जो बेसिकली नॉइस होती है वो कैसे आती है, वेव्स में आती है। जब कोई वेव्स इससे आके टकराती है तो इसके अंदर हम देखते हैं वो फ्लूइड जो है वो क्या करता है, वेव्स बनाता है। उसके नीचे होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्लस्टर ऑफ हेयर लाइक प्रोजेक्शन, जैसे बाल जितने पतले पतले स्टीरियोसीलिया। अब ये जो स्टीरियोसीलिया है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं हमारी नॉइज़ को हमारे ब्रेन तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि अभी तक जो साउंड था वो सिर्फ और सिर्फ कान में घूम रहा था। जैसे ही स्टीरियोसीलिया के ऊपर वो जाता है वैसे ही स्टीरियोसीलिया उनको न्यूरॉन्स तक भेजता है, और वैसे ही न्यूरॉन्स जो होता है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू हमारे ब्रेन तक उनको पहुंचा देता है। अब ब्रेन ये बात को कोडिफाई करता है कि ये साउंड जो है वो है क्या, ये एक्चुअली में क्या बज रहा है, क्या ये कोई ढोल बज रहा है, क्या ये कोई जो आपके टीचर है वो आपको पढ़ा रही है, ये क्या है। आप बातों को, आवाज़ को रिकॉग्नाइज कर पाते हो ना। अगर बात सिर्फ होती कान तक की तो आप किसी को पहचान नहीं पाते उसकी वॉइस से। हो सकता है कि आपने उस इंसान का फेस ना देखा, उसने पीछे से बोला हो, लेकिन आपने सडनली ये रिकॉग्नाइज कर लिया हो कि वो एक्चुअली में कौन है। ही कैन बी योर फादर, शी कैन बी योर मदर, आपके कोई दोस्त हो सकते हैं, तो आप पहचान जाते हो। तो यानी ब्रेन का बहुत बड़ा भाग इसमें है, कान के साथ में भी। चलिए कुछ और फैक्ट्स को हम यहाँ पर समझते हैं, फिर इसको वीडियो की फॉर्म में भी देखेंगे और डायग्राम की फॉर्म में भी देखेंगे कि ये सारी चीज़ें क्या क्या हैं जिनकी मैं बात कर रही हूँ। बात करें तो फिलहाल देखिए, हमारा जो ह्यूमन ईयर्स होते हैं और हम जो ह्यूमंस होते हैं वो केवल और केवल 20 यहाँ पर हर्ट्स ऑफ गीगाबाइट से लेकर 20 किलो हर्ट्स ऑफ गीगाबाइट तक की फ्रीक्वेंसी के अंदर ही जो साउंड होता है उसको प्रोड्यूस भी कर सकते हैं और सुन भी सकते हैं। अब देखिए, इनकी इंटेंसिटी की बात करें तो हम जितने साउंड को सुन सकते हैं वो 5 से लेकर 120 डेसिबल तक के हो सकते हैं इंटेंसिटी में। ऐसा माना जाता है 120 से ऊपर वाला जो साउंड होगा वो हमारे कान हमें बता ही नहीं पाएंगे, हमारा ब्रेन उसको समझ ही नहीं पाएगा। और जैसे ही ये साउंड हमारे कान के अंदर जाते हैं और कॉचलिया के अंदर पहुंचते हैं, वैसे ही हम देखते हैं कि एक छोटी सी फोर्स प्रोड्यूस होती है। इस फोर्स को बोला जाता है पिको न्यूटन्स। अब एक जो न्यूटन्स होता है, यानी कि ये जो फोर्स होती है ये एक्चुअली में 10 से लेकर 100 पिको न्यूटन्स तक की होती है। एक जो न्यूटन होता है ना, उसके अंदर फोर्स होती है जितना हम एक एप्पल या ऑरेंज को अपने हाथ में लगाते हुए लगाते हैं। आपने एप्पल को उठाया तो आपने जितनी फोर्स का इस्तेमाल किया उतनी फोर्स होती है एक न्यूटन के अंदर। और एक न्यूटन के अंदर अगर हम पिको न्यूटन्स की बात करें तो एक्चुअली के अंदर में बिलियंस ऑफ पिको न्यूटन यहाँ पर पाए जाते हैं। करोड़ों नहीं, हज़ारों करोड़ों के पिको न्यूटन्स इसके एक न्यूटन में होते हैं। इतनी स्मॉलर फोर्स यहाँ पर निकलती है, और वो स्मॉलर जो फोर्स होती है
वो हमारे स्टीरोसीलिया से लेकर हमारे 2 प्रोटीन को प्रोड्यूस करती है जो कि टिप लिंक के ऊपर लगता है। पहला जो प्रोटीन होता है वो होता है कैडहेरिन 23 और दूसरा होता है प्रोटोकैडहेरिन 15। अब ये जो प्रोटीन है ये हमें बचाते हैं। जैसे ही जो साउंड है वो इस डेसिमल की रेंज से ज़्यादा होगा वैसे ही ये जो टिप लिंक हमने बोले प्रोटीन बोले ये क्या करेंगे, वैसे ही फट जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। लेकिन वैसे ही इनकी जो लाइफ है बहुत कम होती है, 31.8 सेकेंड तक ही ये जो टिप लिंक है वो रहते हैं। और इनका मरने का या फिर फटने का रीज़न यही होता है ताकि ये हमारा जो इनर ईयर है उसको सेव कर सके। यही पूरा का पूरा इस जो आर्टिकल था इसका कहने का नज़रिया था। फिलहाल डायग्राम से इसको समझते हैं। देखिए ये जो साउंड है ये क्या कर रहा है, वेव्स के तरीके में ऐसे घूमता घूमता ऐसे ऐसे होता हुआ क्या कर रहा है, हमारे ईयर ड्रम के ऊपर लग रहा है। तो जिसको हिंदी में कान का पर्दा भी बोला जाता है कि कोई चीज़ हमें कान के अंदर नहीं घुसानी चाहिए क्योंकि हमारा जो ईयर ड्रम होता है वो क्या हो सकता है, फट सकता है, बिल्कुल फट सकता है। बहुत ही हम बोलेंगे कि फ्रेजाइल होता है ये, ध्यान रखा करें इन चीज़ों का। तो जैसे ही साउंड इस पे लगता है वैसे ही हमारा अब जो ये मीडियम पार्ट ऑफ ईयर आ गया, ये 3 हमारी बोन होती है। ये पहली बोन दूसरी बोन पे हड्डी पे लगती है और दूसरी बोन यहाँ पर लगती है और लगातार ये इस तरीके से क्या होती रहती है, लगती रहती है। ये आ गया हमारा कोचिलिया। अब इस कोचिलिया के अंदर फ्लूइड होता है, आप इसको पानी की तरह मान सकते हैं। जैसे ही आप किसी वाटर की चीज़ के ऊपर कुछ लगाएंगे उसको क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, वैसे ही हम देखेंगे कि उसके अंदर क्या होती है, तरंगे आती हैं, वेव्स आती है इस तरीके से। और यहाँ से फिर निकलते हैं स्टीरियल्स के लगते ही क्या, न्यूरॉन्स के सिग्नल। चलिए इसको थोड़ा सा और बेहतर तरीके से समझते हैं वीडियो के तरीके से कैसे ये चलेगा, राइट। तो अब देखिए ज़रा ध्यान से इसको, ये वेव्स आ रही हैं यहाँ पर साउंड की, ये हम देखते हैं ईयर ड्रम पे टकरा रही हैं। इसके बाद जो ये हड्डियाँ हैं ये आपस में लग रही हैं और उसके सडनली बाद में उधर से वो इलेक्ट्रिक न्यूरॉन्स जो है वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। आई होप आप लोग अब ज़रा अच्छे से इसको समझ पाए होंगे। खैर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर पेरियार टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन के बारे में। देखिए ये आर्टिकल जो है इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था कि इसको अलग से लेकर आया जा सके, लेकिन मुझे आप लोगों को मैपिंग भी तो करवानी है ना, मुझे आप लोगों को एनवायरनमेंट भी तो पढ़ाना है ना, तो उसके लिए ही मैं इस आर्टिकल को लेकर आ गई हूँ। फिलहाल देखेंगे जीएस पेपर 3 के लिए हमारा जो एनवायरनमेंट का पार्ट होता है उसमें ये क्या हो जाता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। समझते हैं। केरला का जो फाइनेंस इंस्पेक्टर है उसने बोला है कि जो स्टेट फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो एक डिटेल्ड रिपोर्ट देने वाली है, क्योंकि केरला के अंदर जो पेरियार टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन बनाई गई है उसके अंदर जो पेरियार टाइगर रिजर्व आता है उसके अंदर फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ दिखाई दे रही है, यानी कुछ न कुछ यहाँ पर पैसे से लेकर गड़बड़ कर दी है इनके के द्वारा। वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है इसकी लोकेशन। पहले तो हम मैपिंग में देखेंगे कि ये जो है केरला स्टेट के अंदर आता है। इसमें यहाँ पर अलग अलग इसको जो डिवीज़न है उसमें बांटा गया है। यहाँ पर हम तमिलनाडु की स्टेट को देखेंगे, इससे ऊपर पेरियार का जो वेस्ट डिवीज़न है, पेरियार का ईस्ट डिवीज़न भी है, इसी के अंदर ककाई रिजर्वोयर को भी हम देखेंगे, पंबा रिजर्वोयर को भी इसी के अंदर देखेंगे, क्योंकि पेरियार नाम की जो लेक है, झील है, वो भी इसी में दिखाई देती है। आप लोगों ने अभी देखा ना यहाँ पे कि कैसे ये जो झील है इसके किनारे पर लोग खड़े हुए एंजॉय कर रहे हैं अपने डे को। वैसे ही हम देखेंगे यहाँ पर पेरियार लेक को भी कि पेरियार लेक है और इसी में हम देखते हैं यहाँ पर क्या बना हुआ है, इसी के अंदर बना हुआ है पेरियार टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन। अब टाइगर को कंजर्व करने के लिए कोई चीज़ बनाई जा रही है तो थोड़ा सा ज़रा उसको देख लेते हैं, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट से ये मिलता जुलता है। टाइगर कंजर्वेशन या जो ये फोर्स हमने बनाया ये है क्या, देखिए क्या हुआ था ना कि टाइगर कंजर्वेशन, टाइगर्स के संरक्षण के लिए और प्रोजेक्ट टाइगर को लेकर आया गया था, क्योंकि 1900 के समय पे हम देखते हैं कि कभी 1900 में हमारे देश में टाइगर्स की जो संख्या थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। कितनी ज़्यादा थी, लगभग लाखों में थी, 1 लाख तो हम उसको मान ही सकते हैं। सडनली हम आगे बढ़े और हमने देखा कि समय के साथ में 2006 के अंदर हम देखते हैं यहाँ पर क्या हो गया, हमारे देश में केवल और केवल 1411 टाइगर ही बच गए। इतना कम, ज़्यादातर इसके पीछे जो कारण बताए जा रहे थे वो बताए जा रहे थे शिकार करना। ब्रिटिशर्स को बड़ा पसंद था, राजा महाराजाओं को शिकार करना बड़ा पसंद था, अपनी बहादुरी उन्हें दिखानी होती थी। खैर ये जो टाइगर्स थे ये इसकी हमें अच्छे से तब समझ में आया जब हम समझने लगे कि एक्चुअली में जो सरिकाशा रिजर्व है राजस्थान का, वहाँ से टाइगर्स ऑलरेडी डिसअपियर्ड हो चुके हैं, बिल्कुल गायब हो चुके हैं। इसी वजह से उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट टाइगर को लेकर आते हैं।
टाइगर्स की बात करें तो देखिए, जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो इंडिया के अंदर लेकर आया गया था, और वो जो यहाँ पर बनाया गया था वो एंड ऑफ द 19th सेंचुरी में हमें दिखाई दे रहा था। यानी कि 1900, क्योंकि 1972 के तहत में इसको लेकर हम आए थे। 1972 क्या है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर हमने टाइगर प्रोजेक्ट को लेकर आए। इसके लिए हमने नेशनल टाइगर अथॉरिटी जो है उसको भी बनाया, कंजर्वेशन अथॉरिटी को। और यही जो होती है ये सारा का सारा काम संभालती है नेशनल लेवल के ऊपर। प्रोजेक्ट टाइगर आता है 1973 में। 1972 के अंदर जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था, उसी के साथ में 1973 के अंदर में प्रोजेक्ट टाइगर को इंट्रोड्यूस कंट्री के अंदर कर दिया जाता है कि हमें प्रोजेक्ट जो टाइगर्स हैं उनको बचाना पड़ेगा। आगे की अगर बात करें तो हम देख पाएंगे कि सबसे ज़्यादा जो फ़िलहाल के अंदर वायबल पॉपुलेशन है नेचुरल हैबिटेट के अंदर, वो हमें मिलती है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर में, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क भी है, उत्तराखंड के अंदर है, सबसे प्राचीन भी है नेशनल पार्क है इंडिया में। और यहाँ पर हमने कोर बफर स्ट्रेटजी का इस्तेमाल किया। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो होती है उसका काम होता है कि उसको टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स बनानी है प्रोजेक्ट टाइगर को, ताकि जो पोचर्स होते हैं, शिकारी होते हैं, उनसे क्या किया जा सके, लड़ा जा सके। इसी के अंदर टाइगर टास्क फोर्स भी है। अब जो टाइगर टास्क फोर्स है उसका क्या नाम है, उसको हम देखेंगे, नाम नहीं, उसका काम क्या है। तो उसका जो काम है वो यही है कि एक तो जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसको इम्प्लीमेंट करना है, और यहाँ पर और भी जो काम है जिससे कंजर्वेशन किया जा सकता है, जिन चीज़ों से लोगों को समझाना है कि हमें टाइगर जो है उनका निरीक्षण करना, उनका संरक्षण करना कितना इम्पोर्टेंट है, उन सारी चीज़ों पे काम करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। अब ये जो नेक्स्ट आर्टिकल है देखिए, इसमें कुछ आंकड़े दिए हुए हैं, ठीक है। अगर मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में ना जाकर आपसे सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट पे जाकर बताऊं, आप पढ़ते तो यही पढ़ते और ख़त्म कर देते कि नेपाल की जो गवर्नमेंट है वो इंडिया में मोस्ट अनस्टेबल है। क्यों? क्योंकि इनके सारे के सारे जो आज से पहले के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं वो कितने कम समय के लिए यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, वो आंकड़े दिए गए। अब मैं 1 मिनट के अंदर आपको ये आर्टिकल समझाती हूँ, और फिर हम मेंस के नज़रिए से, क्योंकि ये आर्टिकल समझना, इतना ही आर्टिकल हमारे लिए सफिशिएंट नहीं होगा, इसके आगे जाकर हमें समझना पड़ेगा। तो चलिए उस नज़रिए से देखते हैं। सबसे पहले हमारे लिए जीएस पेपर 2 में इम्पोर्टेंट हो जाता है। एक तो क्योंकि ये बात कर रहा है यहाँ पर पार्लियामेंट की, यानी कि हम जो है पॉलिटी है उसके नज़रिए से इसको समझेंगे। दूसरा, हम जीएस पेपर 2 में ही इसको इंटरनेशनल रिलेशंस के बिहाफ से भी समझेंगे। आईआर में वैसे इंडिया नेपाल को मैं कवर कर चुकी हूँ पिछले 2-3 दिनों के न्यूज़पेपर से, तो वहाँ से आप लोग वापस जाकर भी उसको समझ सकते हैं। और एक नया कोर्स भी जो है आईआर के ऊपर, जहाँ पर हम एक एक कंट्री के यहाँ पर रिलेशंस को देखेंगे, वो भी जल्दी लॉन्च होने वाला है, तो उसका भी इंतज़ार कर सकते हैं। फिलहाल ये बात बताई जा रही है कि नेपाल की जो गवर्नमेंट है वो बहुत अनस्टेबल है। मैंने आप लोगों को कुछ ही दिन पहले बताया था ना कि कैसे नेपाल के अंदर रात को प्राइम मिनिस्टर कोई और थे और जैसे ही वो सुबह उठे तो कोई और नए प्राइम मिनिस्टर मिले। ये कैसे हो गया? ये होता है कोलिशन की गवर्नमेंट की वजह से। कोलिशन क्या होता है? यानी कि आप क्या कर रहे हो, एक साथ आकर, आपके पास मेजोरिटी ना होने की वजह से एक साथ आकर संधि बनाकर गवर्नमेंट बना रहे हो। अब ये मेजोरिटी क्या होती है? मेजोरिटी होती है 50% से अबव, यानी कि ये ज़रूरी नहीं है कि 50% से अबव ही हो। हम ज़्यादातर जो पार्लियामेंट होते हैं, डेमोक्रेसी होती है, वहाँ पे क्या किया जाता है कि आपका मिनिमम जितनी पॉलिटिकल पार्टी है उन सब से आपका ज़्यादा होना चाहिए। वो हो सकता है 33% भी हो, लेकिन आपके आसपास में कोई और पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। इसी वजह से जो पॉलिटिकल पार्टी ने जिसने सबसे ज़्यादा यहाँ पर सीट ली है पार्लियामेंट के अंदर में, उसका जो लीडर होता है वही बन जाता है प्राइम मिनिस्टर, राइट। ये होता है पूरा का पूरा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर। अब नेपाल के बारे में ये बोला जा रहा है कि नेपाल जो है वो एक्चुअली में 1999 में क्या बनती है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पर बन जाती है। अब ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनती है तो इसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पर पहले ये क्या थी, मोनार्किकल थी, यहाँ पर किंग थे। बीच में कोशिश की फिर से राजा ने 2006 में 2005 में आने की, लेकिन फिर से ये जो है लार्जली यहाँ पर पार्लियामेंट्री ही बनी रही, डेमोक्रेसी ही इसके अंदर आई रही। लेकिन बड़ी अजीब बात है कि 1900 नंबर से लेके अब तक इनके जो टेन्योर है प्राइम मिनिस्टर का वो 5 साल का है, कि यहाँ पर जो भी लीडर बनेगा वो 5 साल के लिए इंडिया की तरह क्या बनेगा, गवर्नमेंट को चलाएगा। उसके बाद उनका जो लोअर हाउस होगा वो डिसॉल्व हो जाएगा और उसके बाद दोबारा इलेक्शन हो जाएंगे।
लेकिन बड़ी अजीब बात है कि अभी 34 साल हुए हैं और इन पिछले 34 सालों के अंदर यहाँ पर 30 से ज़्यादा प्रधानमंत्री बन चुके हैं इन 34 ईयर्स। यानी कि एक एक साल भी अच्छे तरीके से उन्होंने क्या नहीं किया है, निभाया नहीं है। तो 1 साल से लेकर 3 महीने से लेकर यहाँ पर 1.5 साल के बीच का टेन्योर रहा है इनका। ये तो बड़ी अजीब बात है। क्या किसी और कंट्री में भी ऐसा होता है? देखिए और कंट्रीज़ के भी नाम हैं बड़ी। हम अगर कंट्रीज़ को देखें तो सैन मारिनो को देखेंगे, जिसने यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे लगभग उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो 62 से ज़्यादा हो चुके हैं 1990 से लेके अब तक। लेकिन वहाँ पे तो ये मैंडेटरी है, वहाँ का तो पॉलिटिकल सिस्टम ही ये है कि वहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो 6 ही बार बन सकता है। उसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पर बोस्निया हर्ज़ेगोविना को, उसमें भी मैंडेटरी है कि यहाँ पर जो प्रेसिडेंट होते हैं वो 9-8 महीने के अंदर क्या करते हैं, चेंज होते रहते। 3 प्रेसिडेंट होते हैं तो वहाँ पर कोई एक नहीं होता है, तो ऑलगेरच ही हम वहाँ पर देख पाते हैं। लेकिन अब बात आ गई नेपाल की, जो अपने आप को डेमोक्रेटिक भी कहता है, जो अपने आप को पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहता है, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा यहाँ पर अनस्टेबिलिटी दिखाई देती है। क्या कारण है इसके पीछे? कारण यही है कि खुल के मेजोरिटी नहीं मिल पाती है। अब यहाँ पर 2 हेड को आप लोग देख पाएंगे। अभी जो प्रेजेंट हेड बने हैं, नेपाल के प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर बने हैं, वो हैं यहाँ पर शर्मा ओली, खाड़गे प्रकाश शर्मा ओली, जिसकी हमारे साथ अच्छी नहीं बन रही थी। 4थी बार ये प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं। 2015 में हमारे साथ इनके रिश्ते खराब हो गए थे, हमने ब्लॉकेड भी डाल दिया था नेपाल के ऊपर, जिसकी वजह से चाइना में इन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन किया, 8-10 कॉन्ट्रैक्ट। ये सब आप लोगों को याद आ रहा होगा नहीं? और अब कल ही के आर्टिकल में ये बताया गया था कि हमें इनसे रिश्ते सुधारने चाहिए। अब दोबारा से प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो वो 3री बार आ चुकी है और ये 4थी बार आ चुके हैं, तो अब क्या होना चाहिए, इंडिया के और जो इनके रिश्ते हैं वो सुधर जाने चाहिए, क्योंकि हम नेपाल जैसे बफर स्टेट जैसी जो स्टेट हमारे पास है, ऐसे नेबर को छोड़ नहीं सकते हैं। दूसरे जो यहाँ पे इनके एक्स प्राइम मिनिस्टर है वो हम देखेंगे शेर बहादुर दिबुआ को। तो ये सडनली इनसे मेजोरिटी जो है वो छिन जाती है और इनके पास में मेजोरिटी 1 हफ्ते पहले ऑलमोस्ट आ जाती है। अब क्या किया जाए? आर्टिकल ने एक लाइन लिख के छोड़ दी है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरफ चला जाना चाहिए, लेकिन ये माजरा है क्या? ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है? तो क्या यूएसए जो है वहाँ पर ऐसा नहीं होता है? हम देखेंगे कि यूएसए और जो यहाँ पर साउथ कोरिया है, ऐसे कंट्रीज़ में से आते हैं जिन्होंने प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपने पास में रखा हुआ है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी जो स्टेट का हेड होगा, स्टेट का हेड कौन होगा? प्रेसिडेंट होगा। गवर्नमेंट का हेड होगा वो भी प्रेसिडेंट होगा। इंडिया में क्या होता है? इंडिया में जो हेड ऑफ स्टेट होता है वो होता है प्रेसिडेंट, ये बात तो ठीक है, लेकिन हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है प्राइम मिनिस्टर। तो जहाँ पर ये होगी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या फिर हम बोलेंगे प्राइम मिनिस्ट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वहीं पर जैसे ही प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरफ जाना चाहते हैं, वैसे ही वहाँ पर हेड ऑफ स्टेट भी प्रेसिडेंट बन जाता है और हेड ऑफ गवर्नमेंट भी प्रेसिडेंट बन जाता है। तो इससे स्टेबिलिटी कैसे आएगी, इससे स्थिरता कैसे आएगी? इतनी अस्थिर जो स्थिति हमें दिखाई दे रही है नेपाल के अंदर, उसको हम स्थिर कैसे बनाएंगे, राइट, स्टेबल कैसे बनाएंगे? देखिए प्रेसिडेंशियल जो फॉर्म है वो क्यों सजेस्ट की जा रही है, इसका कारण है। इसका कारण ये है कि एक तो जो प्रेसिडेंट होते हैं वो एग्जीक्यूटिव होते हैं, यानी कि उनको क्या करना है, कार्यभार अपना पूरा का पूरा एग्जीक्यूट करना है। दूसरा हम देखते हैं कि यहाँ पर जो प्रेसिडेंट होते हैं उनके डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, जनता डायरेक्टली उनको चुन सकती है। अभी आपने देखा ना डोनाल्ड ट्रंप और जो यहाँ पर जो बाइडेन है यूएसए के लिए, वो क्या कर रहे हैं, इलेक्शन में लड़ रहे हैं। और उनके प्रेसिडेंट के इलेक्शन कैसे हो रहे हैं, नॉर्मल जो लोग होंगे वही उनको वोट करेंगे। हमारे इंडिया में क्या होता है, हमारे इंडिया में हम जो है वो डायरेक्टली ना तो प्रेसिडेंट के लिए वोट कर रहे हैं और ना ही प्राइम मिनिस्टर के लिए वोट कर रहे हैं, दोनों में ही हम लोग वोट नहीं करें। मेजोरिटी जिसकी आ जाएगी और जो लीडर होगा वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, वही फेस होगा, हो सकता है वो फेस चेंज कर दिया जाए, लेकिन यहाँ पर अलग होता है। तीसरी बात क्या होती है कि हमारा जो प्राइम मिनिस्टर और उनका कैबिनेट है वो क्या करता है, साथ ही में बैठता है लोकसभा के और लोकसभा के प्रति ही जिम्मेवार होता है। लेकिन जब प्रेसिडेंट की बात हो रही है तो उनका जो कैबिनेट होता है उनको ज़रूरी नहीं है कि वो मिनिस्टर्स में से ले, नहीं, मिनिस्टर्स जो होते हैं वो लेजिस्लेचर है, वो कानून बनाए, अपना काम करे, अपर हाउस में बैठे, लोअर हाउस में बैठे।
प्राइम मिनिस्टर का जो कैबिनेट है वो चाहे तो एक दो मिनिस्टर को ले सकता है, लेकिन जो कैपेबल यहाँ पर, जो कि अच्छे, जो कि योग्य सेक्रेटरीज होते हैं, वो कहीं से भी उनको क्या कर सकता है, अपने कैबिनेट के अंदर लेकर आ सकता है। तो ये कुछ कारण है जिनकी वजह से स्टेबिलिटी जो है वो एक्चुअली में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर ज़्यादा होती है, और इसी वजह से ये आर्ग्यूमेंट किए जा रहे हैं कि कैसे स्टेबल एग्जीक्यूशन मिलेगा, इलेक्टिबिलिटी जो होगी वो भी अच्छी होगी, क्योंकि यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है वो किसी भी सेक्रेटरी को अपॉइंट कर सकते हैं, इक्विवेलेंट टू मिनिस्टर उनको माना जाता है। इफेक्टिव चेक एंड बैलेंस होगा। अगर मान लीजिए प्रेसिडेंट कुछ कर रहे हैं तो क्या किया जा सकता है कि प्रेसिडेंट की एक्चुअली में लेजिस्लेचर के अंदर जो कानून वगैरह जाएगा तो लेजिस्लेचर इफेक्टिवली इस बात पे ध्यान देंगे कि उनके सेक्रेटेरिएट ने और उनकी जो कैबिनेट है उन्होंने क्या क्या यहाँ पर किया है, उसके ऊपर बैलेंस ज़्यादा होगा, चेक ज़्यादा होंगे, एक दूसरे को क्या कर पाएंगे, पैरेलल स्ट्रक्चर है ना, एक दूसरे के साथ साथ चल रहा है, एक दूसरे में मिला हुआ नहीं है। कभी भी यूएस का जो प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट जो साउथ कोरिया के, वो क्या नहीं करते हैं, वहाँ के लेजिस्लेचर में, वहाँ के अपर हाउस लोअर हाउस में बैठते ही नहीं है, उनका अलग से ऑफिस है, वो वहीं से काम करते हैं। तो ये जो इफेक्टिव चेक एंड बैलेंस है, दोनों ही तरीके से ये अब्यूज़ ऑफ पावर होने से क्या कर सकता है, रोक सकता है। तो यही कुछ कारण है जो शायद नेपाल की गवर्नमेंट को भी अप्लाई कर लेने चाहिए। क्या इंडिया को ऐसा करना चाहिए? इंडिया के लिए हमेशा बोला जाता है कि इंडिया में एक समय पर स्थिति आई थी, कोलिएशन हमें ख़राब लगे थे, लेकिन उसके बाद हम क्या लेके आए थे, 10th शेड्यूल लेकर आए थे। तो अगर इंडिया के बारे में कोई पूछे, और 10th शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन लॉ लेकर आए थे। एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है, दल बदलू नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे इन्होंने दल बदल लिया ना, अभी तो ये जो यहाँ पर देबुआ जी थे उनके साथ में थे, मेजोरिटी के साथ में, लेकिन एक ही रात में इन्होंने अपना दल बदला और ये चले गए यहाँ पर ओली के साथ में। तो अब एकदम से दल बदल हो जाता है ना, किसी भी अलग अलग कारणों की वजह से, लालच की वजह से, जिससे जनता, इलेक्शन, जितना खर्च आता है वो सारी चीज़ें क्या होती है, नुकसान में चली जाती है। लेकिन इंडिया में क्योंकि हम लोग एंटी डिफेक्शन लॉ लेकर आए और उसके बाद में हमने कानून यहाँ पर रखे कि देखिए अगर आप पैसे 1/3 से कम में जाएंगे तो क्या हो जाओगे, डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहोगे नहीं आप। तो ये सारी स्थिति की वजह से क्या हुआ कि हमारी जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो काफ़ी स्टेबल चल रहा है। तो इसी वजह से हमें क्या करना चाहिए, हमें हमारी जो प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसी के साथ में आगे बढ़ना चाहिए। अगर ये सवाल आ जाता है तो इसका आंसर ऐसे देना है। नाउ अगला आर्टिकल हमारा बात कर रहा है ऑन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन, वुमन की पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। देखिए आप लोगों को याद होगा कि कैसे अभी जो एक बिल था वो लेकर आया गया था जिसमें वुमन रिजर्वेशन इन पार्लियामेंट की बात की जा रही थी। तो ये वुमन रिजर्वेशन जो बिल था इसको पास भी कर दिया गया। G20 की हम क्या कर रहे थे उस समय पे एक्चुअली में G20 की लीडरशिप हम दिखा रहे थे। तो 33% जो रिजर्वेशन होगा पार्लियामेंट के अंदर और स्टेट लेजिस्लेचर में, वो किसके लिए किया जाएगा, औरतों के लिए किया जाएगा। हालांकि इसको 50% नहीं किया गया, जबकि जो औरतें होती हैं वो किसी भी कंट्री में 50% ऑफ पॉपुलेशन होती हैं। क्या इस पे आप लोगों को गुस्सा आना चाहिए, या मी एज बीइंग ए वुमन मुझे इस पे कोई गुस्सा आना चाहिए? देखिए इसके पीछे तर्क होते हैं, इसके पीछे फैक्ट होते हैं। ऐसे ही हमें हवा में बातें नहीं करनी चाहिए। फैक्ट क्या होता है कि जैसा हमारा समाज है जहाँ पर हम देखते हैं कि पैट्रियार्की जो है वो एक्चुअली के अंदर में घर घर में फैली हुई है, समाई हुई है, तो जो वुमन होती है वो एजुकेशन के मामले में, खास करके जो हायर एजुकेशन है उस लिहाज से ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाती हैं। और जब वो इतना ज़्यादा आगे पढ़ नहीं पाती है, बन नहीं पाती हैं, तो वो क्या करती हैं, हर जो क्षेत्र हमें दिखाई दे रहा है उस फील्ड में थोड़ी कम रह जाती है, पीछे रह जाती है। तो क्या अभी 50% करना ठीक होगा, ये डिबेटेबल बात है। अभी कर देना चाहिए तो क्या हमें उनकी शक्तियों के ऊपर शक नहीं करना चाहिए? मी बीइंग ए वुमन, अ गर्ल, आप लोगों को पढ़ा पा रही हूँ तो क्या मैं एक पॉलिसी नहीं बना सकती हूँ, फॉर्मुलेट नहीं कर सकती हूँ? या फिर हमें अभी और ज़्यादा एजुकेशन के ऊपर काम करने की ज़रूरत है? वो आप लोगों के ऊपर मैं छोड़ रही हूँ। आप लोग अपने अपने हिसाब से उसके बारे में सोचिए, थोड़ा दिमाग को घुमाइए, अपने आसपास नज़रिया डालिए कि आपके आसपास का जो एरिया है वो कैसे दिखाई देता है। वहाँ पे द कंडीशन ऑफ वुमन इज़ हाउ यू आर लुकिंग देम, वो कैसी हैं इन रियलिटी में, कैसी हैं, तो उसको ज़रा आराम से देखिए
और समझिए। फिलहाल देखते हैं कि अलग अलग कंट्री में सबसे पहले तो वुमेन का जो रिप्रेजेंटेशन है पॉलिटिक्स में, वो उनके वोटिंग राइट से भी तो पता चलता है ना। ज़रूरी नहीं है कि वो मिनिस्टर ही बने, क्या उनको वोटिंग का अधिकार है, ये भी तो इम्पोर्टेंट है। देखिए इंडिया में बात करें तो इंडिया में 1952 का जब हमारा पहला जनरल इलेक्शन हुआ था, उसी में यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज यानी कि यूनिवर्सल सभी को, अडल्ट 18 से ऊपर हैं, और फ्रेंचाइज यानी कि मत करने का अधिकार दे दिया गया था। बी इट अ वुमन बी इट अ मैन, बस उनको क्या होना चाहिए 18 प्लस। उस समय में खैर 21 होता था, 21 साल प्लस होना चाहिए था। अब जो हमारी वोटिंग की एज है वो क्या कर दी गई थी, 18 साल के यहाँ पर कर दी गई थी 1976 के बाद में। अब हम समझते हैं तो वर्ल्ड में पहली बार वुमन का जो राइट्स है वो कहाँ पर मिला, उनको वोट करने के अधिकार के रूप में। हम देखते हैं कि वुमन का जो राइट है फर्स्ट टाइम में वो एक्चुअली के अंदर में यहाँ पर काफ़ी पहले ही मिल गया था। एंशियंट अगर टाइम पे जाए तो ऑब्वियसली वुमन को यहाँ पर ज़्यादा जो वोटिंग के अधिकार थे वो नहीं होते थे। लेकिन हम देखते हैं कि काफ़ी सारी ऐसी कंट्रीज़ थी, इवन न्यूजीलैंड एक पहली ऐसी कंट्री बनी थी जो कि सेल्फ गवर्निंग जो उन्होंने यूनिट निकाली थी अपनी ब्रिटिश रूल के अंडर में। उन्होंने क्या किया था, वुमन को 1893 के अंदर ही वोटिंग का अधिकार दे दिया था। अब मैं क्यों इस वोटिंग के अधिकार के ऊपर इतना आप लोगों के सामने जोर दे रही हूँ, इसका कारण ये है कि देखिए सभी देशों में ऐसा हुआ नहीं था। बहुत फेमस ऐसी कंट्रीज थी, यूके जैसे भी, जहाँ पर वोटिंग का अधिकार नहीं दिया गया था बहुत समय तक। जब फेमिनिस्ट मूवमेंट आता है, जब यहाँ पर अपने अधिकारों की मांग की जाती है, तब उनको ये अधिकार मिलते हैं। तो ये कोई छोटी बात नहीं होती है कि आपके पास में बराबरी का आपको अधिकार मिल रहा है। खैर यूएसए की बात करें तो यूएसए में हम देखेंगे कि 1928 के अंदर ही क्या हो गया था, यूके के अंदर भी यहाँ पर जो वोटिंग का अधिकार वो मिल गया था। यूएस के अंदर 1920 में ये अधिकार जाकर मिल चुका था, पहले ही मिल चुका था। अब हम देखते हैं कि लगभग यहाँ पर जो साउथ अफ्रीकन नेशनल असेंबली है उसमें 45% के तकरीबन वुमन रिप्रेजेंटेटिव है। यूएस के अंदर ये जो क्राइटेरिया है ये 29 है। और हम बात करें अगर यूके की, अभी जस्ट ही इलेक्शन ख़त्म हुआ यूनाइटेड किंगडम में, तो वहाँ की जो वुमेन एमपी है वो 40% है। इंडिया में ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा नहीं है। इंडिया में 2014 में ये लगभग हम देखते हैं कि 12% था, और 18वीं लोकसभा जो अभी अभी बनी है उसमें केवल और केवल 14% है। तो इंडिया में ये काफ़ी कम है। तो हमें क्या करना चाहिए, देखिए बहुत सारे काम किए गए हैं। 73rd एंड 74th अमेंडमेंट इंडिया के अंदर लाया गया है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 1992 एंड 1993 में, जिसमें हम देखते हैं कि पंचायत के अंदर जो म्यूनसिपैलिटीज़ होती है उनमें 1/3 रिजर्वेशन कर दिया गया था, यानी 33% का रिजर्वेशन कर दिया गया था। लेकिन लोकसभा और राज्यसभा में और स्टेट जो लेजिस्लेशन है उसमें कोई रिजर्वेशन अभी तक नहीं है। ये जो वुमेन राइट बिल लेकर आया गया ये चिंता का विषय है। इंडिया की जो स्टेटस है वो इंटरनेशनल लेवल पे इसकी वजह से काफ़ी ख़राब होती जा रही है। बहुत सारी ऐसी कंट्री, स्वीडन में तो हम देखते हैं कि 46% तक का क्या है वुमेन रिप्रेजेंटेशन दिखाई देता है। साउथ अफ्रीका में 45%, ये आंकड़े और ये देश के नाम याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया के अंदर लगभग 38% वुमेन का रिप्रेजेंटेशन है। फ्रांस, जर्मनी, यूके, यूएस, इनमें भी बहुत अच्छा यहाँ पर हमें दिखाई देता है। इवन हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश के अंदर जिनकी जो प्राइम मिनिस्टर है वो शेख हसीना है, वहाँ पर 20% तक का वुमेन रिप्रेजेंटेशन है पॉलिटिक्स के अंदर में। पाकिस्तान भी हमसे ज़्यादा आगे बढ़ चुका है, उसके अंदर भी 16% जो औरतें हैं वो क्या है पॉलिटिक्स में, पार्लियामेंट में, स्टेट लेजिस्लेचर में दिखाई देती हैं। तो खैर अब हम देखते हैं कि ये जो कोटा है पाकिस्तान और बांग्लादेश में, तो क्योंकि कोटा लगाया गया है इस वजह से उनको जो है वो हमसे ज़्यादा आगे बढ़ गए। तो क्या हमें भी करना चाहिए? देखिए अभी तक जो ये बिल है ये लागू नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि इसके ऊपर शर्त की गई है कि जब नई सेंसस होगी, नई जनगणना होगी, तब से ये लागू किया जाएगा, उसी के आधार पे सीट बनाए जाएंगे। क्योंकि अभी 2020 से जनगणना हो ही नहीं रही है, तो इस वजह से जो औरतें हैं वो भी क्या कर रही हैं, प्रोटेस्ट करती हुई दिखाई दे रही हैं कि हमारा जो रिजर्वेशन बिल है उसको लागू कीजिए ना, या फिर जो सेंसस है उसको करवाइए। दूसरा हम आर्टिकल देखते हैं जो कि है महाराष्ट्र पब्लिक सिक्योरिटी बिल के ऊपर। देखिए कह रहे हैं कि क्यों लेकर आना पड़ा। पहली बात तो हमने इस पर थोड़ा सा डिस्कशन पहले भी किया है। ये लेकर आया गया था, जो बिल है वो लेकर आया गया है नक्सलीज की वजह से। अब नक्सली लोग कौन होते हैं, नक्सलवाद क्या होता है, नक्सलिज्म से ये बना है। नक्सलवाद जो होता है वो होता है एक्चुअली में माओइज्म से निकली हुई एक आइडियोलॉजी यानी कि अलग अलग भी हो सकती है। खैर
मुझे हिंदी में नक्सलवाद लिखना नहीं आ रहा है सॉरी अबाउट दैट। फ़िलहाल हम देखते हैं कि आर्टिकल क्या बात कर रहा है। तो नक्सलिज़म की हम बात कर रहे हैं, राइट। तो नक्सलिज़म जो होता है वो क्या होता है कि माओइज़म की आइडियोलॉजी से निकला। अब ये माओइज़म किस बीमारी का नाम है? माओइज़म जो है एक्चुअली में वो एक आइडियोलॉजी है, एक विचारधारा है। ये जो विचारधारा है ये निकलती है माओ से, और वो माओ थे एक्चुअली में चाइना के अंदर। इनका मानना था कि जो समाज होना चाहिए वो सोशलिस्ट होना चाहिए। बहुत सारी आइडियोलॉजीज़ आपको समझनी पड़ेंगी। अगर ये मैं समझा दूंगी तो 2 मिनट में आर्टिकल आपका कवर हो जाएगा और बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे। अब ये सोशलिज्म क्या होता है? सोशलिज्म यानी कि समाजवाद। समाजवाद का मतलब है कि एक्चुअली में किसी के पास में कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी ना हो, ज़्यादातर जो मीन्स है, इकोनॉमिक्स मीन्स हैं, वो क्या हो, सरकार के हाथ में हो और वो उसको इक्वली कंट्रीब्यूट कर दे, राइट। तो जो भी यानी इतना जो हम लोग कह रहे हैं कि इंडिया में ब्रिटिश काल में भी इतना अमीर और गरीब के बीच में गैप नहीं होता था, वो आज इतना ज़्यादा बढ़ गया है। तो वो उन चीज़ों को हमें क्या करना है, कम करना है, ठीक है। ये बात कर रहा है। ये कैसे हो सकता है? सोशलिज्म के थ्रू हो सकता है। ये कौन मानते हैं? नक्सली मानते हैं। तो नक्सली को क्या हम कार्ल मार्क्स के साथ भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत रिलेट करके उनकी आइडियोलॉजी से भी देख सकते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है। कार्ल मार्क्स जो हैं वो एक मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन, ऑब्वियसली इन्हीं के बाद से जो है मार्क्सिज्म और मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन जो है वो निकल कर आने लगे। कार्ल मार्क्स का मानना था कि एक समाज ऐसा हो सकता है, पहले आप उसको कम्युनिस्ट बनाइएगा, उसके बाद में वो स्टेट लेस भी हो जाएगा, वो अपने आप को इस तरीके से बदलाव कर देगा। बहुत सारे देश इस पर चलने भी लगे, चाइना, नॉर्थ कोरिया, ये सब ऐसी ही कंट्री है जो कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट बाद में बनी, और रशिया इवन इटसेल्फ। लेकिन जो कार्ल मार्क्स कह कर गए थे कि एक समय ऐसा आएगा कि वहाँ पर स्टेट ख़त्म ही हो जाएगी, स्टेट रहेगी ही नहीं, कोई गवर्नमेंट ही नहीं है, लोग अपना आप खुद कर रहे हैं। ऐसा आप गांधी जी के कुछ जो एग्जाम्पल है गाँव के ऊपर, उससे भी इसको रिलेट कर सकते हैं कि गांधी जी क्या चाहते थे कि ऐसे गाँव बनाए जो क्या हो, सेल्फ सफिशेंट हो, उसमें कोई भी एक्चुअली में गवर्नमेंट का कुछ हमें ज़रूरत पड़े ही ना, तो वैसा कुछ। खैर उसी से थोड़ा बहुत रिलेट होकर यहाँ पर पंचायत के लिए सरपंच वगैरह को भी हम 73rd एंड 74th अमेंडमेंट के अंदर लेकर आए थे। खैर फिलहाल हम आते हैं हमारे आर्टिकल पे दोबारा से। आर्टिकल यहाँ पर माओइज्म कह रहा था, कार्ल मार्क्स कह रहे हैं कि धीरे धीरे सारी चीज़ें हो जाएंगी, आपको आर्म रेबेलियन जो है वो इस तरीके से नहीं करना है, हाँ आपको थोड़ी सी ताकत लगानी है। माओ कह रहे हैं कि आप क्या करो, सरकार के विरुद्ध जाओ, जो भी सरकार है, सरकार के विरुद्ध आर्म रेबेलियन करो। आम यानी कि हथियारों से सरकार को ख़त्म कर दो और अब खुद सरकार की तरह काम करो, सब में जो बराबर की चीज़ें हैं उनको बांट दो, और अब बांटने के बाद में धीरे धीरे आप क्या करो, खुद को भी फिर क्या कर दो, इस जगह से हटा दो। क्या माओ ऐसा चाइना में करने में कामयाब रहे? नहीं रहे। ऑब्वियसली चाइना के आज क्या हम प्रेसिडेंट को नहीं जानते क्या? तो ऑब्वियसली चाइना में भी नहीं रहा। लेकिन ये जो नक्सलिज्म इंडिया में और जो इससे प्रभावित है वो ये इंडिया में करने की कोशिश ज़रूर करते हैं। क्या हमें इनके साथ में कोई सहानुभूति रखनी चाहिए? ये डेवलपमेंट जो खासकर जहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ नहीं है उन्हीं एरिया में ज़्यादा दिखाई दे रहा है। लेकिन आजकल, पहले होता था ये रूरल अर्बन नक्सलिज्म, आजकल ये अर्बन नक्सलिज्म भी होने लगा है। पढ़े लिखे लोग शहरों में नक्सलिज्म करने लगे हैं। तो उसी से बचने के लिए महाराष्ट्र के अंदर पब्लिक सिक्योरिटी बिल लेके आया गया। एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट आपको हमेशा ऐसी आइडियोलॉजी के खिलाफ ही रहना है। आप गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हैं तो आप इनके प्रति कोई सहानुभूति नहीं रख सकते हैं। फिलहाल हम आते हैं मेन चीज़ के ऊपर। महाराष्ट्र के ऊपर जो बिल है वो इसी वजह से लेकर आया है क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर में क्या हो रहा है कि नक्सलिज्म ज़्यादा अर्बन लेवल पे दिखाई देने लगा है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो यहाँ पर महायुति गवर्नमेंट ने क्या किया है, टेबल किया है महाराष्ट्र स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी बिल। तो ये क्या है, एक्ट बन चुका है ऑलरेडी 2024 के अंदर हम इसको देखेंगे, जो कि मीनेंस ऑफ नक्सलिज्म के खिलाफ अर्बन एरियाज़ के ऊपर लेकर आया गया है। इस बिल में क्या क्या प्रपोज किया गया है, डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर की माने जो कि है देवेंद्र फडणवीस, जो कि महाराष्ट्र के डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं, वो कहते हैं कि ये जो बिल टेबल किया गया था स्टेट असेंबली में, ये केवल और केवल उस नक्सलिज्म के लिए नहीं था जो रूरल एरियाज़ तक है, बल्कि जो अर्बन एरियाज़ में फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की तरह सामने आ रहा है उनके लिए भी इसको बनाया जा रहा है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है व्हाट नीडेड इन जम्मू, यानी कि जम्मू में क्या चाहिए। जम्मू में क्या चाहिए ये तो हमें अच्छे से पता ही है ना कि जम्मू के ऊपर हम लगातार जो अटैक हो रहे हैं
उनको देखते जा रहे हैं। ये अटैक्स जो है मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हमने थ्योरी को समझा, हमने डिकोड किया कि पाकिस्तान इतना पीछे क्यों पड़ा हुआ है, जम्मू में ही क्यों लगा हुआ है। ये जो जम्मू के अंदर 2002 के अराउंड में हमने जो टेररिज्म था, आतंकवाद था, उसको ख़त्म होते हुए देख लिया था, लेकिन ये दोबारा से री इन्वेंट क्यों हो रहा है, ये दोबारा से जन्म क्यों ले रहा है, क्या पाकिस्तान की इसके पीछे स्ट्रेटजी है, वो सब हम अच्छे से कर चुके हैं। पाकिस्तान चाहता है कि सामने से मैं वॉर नहीं कर सकता, राइट, सामने से लड़ूंगा तो हार जाऊंगा। इसी वजह से जरा नीचे नीचे से यहाँ पर क्या करता हूँ, परेशान रखता हूँ सरकार को। ये काम है पाकिस्तान के। अब पाकिस्तान जब ये स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म कर ही रहा है तो हम क्या करें, हमारे पास ऐसी और क्या क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, वो यहाँ पर बता रहे हैं सैयद हयात हसन जी। अब सैयद हयात जो हसन है वो एक्चुअली के अंदर में इंडिया के फॉर्मर कॉर्प्स कमांडर रह चुकी हैं, श्रीनगर बेस्ड 15 कॉर्प्स के, और इनका जो एक्सपीरियंस है वो साझा करते हुए बता रहे हैं कि पाकिस्तान तो सुधरने वाला है नहीं। अब हम क्या करें, हमें करना होगा स्ट्रेटेजिकली कई पैमानों पे काम, हमें बनानी पड़ेगी एक काउंटर स्ट्रेटजी। हालांकि हमारी पहले भी जो स्ट्रेटजीज है उन्होंने अच्छे से काम किए हैं, लेकिन क्योंकि ये दोबारा से आ रहा, और क्योंकि पिछले 70 सालों से लगातार हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर जो टेररिज्म है थोड़ा थोड़ा पहले भी आता था, लेकिन 40 सालों में बहुत ज़्यादा हुआ है, और अब ये थोड़ा कम हुआ था तो फिर से जन्म ले रहा है। तो अब हम क्या करें, सबसे पहले ये कहते हैं कि काउंटर स्ट्रेटजी के अंदर यहाँ पर आता है एक्टिव डिप्लोमेसी, यानी कि हमें डिप्लोमेसी का सहारा लेना पड़ेगा, और वो भी एक्टिव डिप्लोमेसी का। आजकल इंडिया जो है इंटरनेशनल फ्रंट पे अच्छी खासी पोजीशन अपनी बना चुका है। ये इंडिया वो पुराना इंडिया नहीं रहा है जिसकी यूएसए सुनता नहीं है, जिसका यूनाइटेड नेशंस में माना नहीं जाता है कि पाकिस्तान उसको परेशान कर रहा है। नहीं जी नहीं, ये इंडिया अब ग्लोबल लीडर्स के बीच में उठने बैठने लगा है। ये इंडिया अब जो है G20 के अंदर में अपनी लीडरशिप दिखाता है। ये इंडिया अब G7 कंट्रीज़ के कॉन्फ्रेंस के अंदर इटली के द्वारा बुलाया जाता है। हमारी छवि अच्छी हो चुकी है, हमें एज अ इम्पोर्टेंट नेशन की तरह देखा जा रहा है, चाहे उसके पीछे अलग अलग कारण है। मानते हैं कि यूएसए जो है वो हमें इसी वजह से थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है क्योंकि चाइना से काउंटर करना चाहता है। हम देखते हैं जापान इस वजह से कर रहा है क्योंकि चाइना से काउंटर करना चाहता है। रशिया के साथ में खैर हमारे वैसे ही रिश्ते पहले से ही अच्छे थे। ये सारी की सारी कंट्रियां हो सकती है एडवांस जो कंट्रियां हैं वो हमें इस वजह से दे रही है। और दूसरी बात ऑब्वियसली इकोनॉमिक फ्रंट पे भी हमारे पास लेबर जो है वो चीप है, और बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, सर्विसेज हम ज़्यादा दे सकते हैं। हमारा जो डायफोरा है वो यहाँ पर इतनी ज़्यादा जगहों पर फैला हुआ है, हमारी पॉपुलेशन हर जगह दिखाई देती है। तो ये सारी चीज़ें तो हैं। अब एक्टिव डिप्लोमेसी में क्या करें, हमें जाना होगा इंटरनेशनल लेवल पर। इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है FTA यहाँ पर है, तो इंटरनेशनल जो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है UN जैसी, उनमें हमें बार बार ये दिखाना पड़ेगा कि देखिए पाकिस्तान गलत कर रहा है, पाकिस्तान इज़ स्पॉन्सरिंग टेररिज्म। ये जब हम सामने खड़े होकर, सामने आकर, आंख से आंख मिलाकर वहाँ पर बोलेंगे तो इसमें क्या होगा कि इससे ये बात साबित हो जाएगी कि पाकिस्तान जो है उसके ऊपर क्या होना चाहिए, थोड़े बहुत सैंक्शंस लगने चाहिए। जब इनके ऊपर, इनकी मिलिट्री में जब इनकी इकोनॉमिक हालत थोड़ी ख़राब होगी, जब इनके ऊपर यहाँ पर वर्ल्ड लेवल से क्या होगा, प्रेशर पड़ेगा, तब क्या होगा कि ये लोग सुधरेंगे। क्या पहले नहीं सुधरे? ऑब्वियसली सुधरे। 2017 में हमने देखा ना कि इनको ग्रे लिस्ट के अंदर डाल दिया गया था FTA के द्वारा, फाइनेंशियल एक्शन टास्क जो है, तो उसके द्वारा इनको डाल दिया गया था। इसके अलावा हम देखते हैं 2022 में ही ये बाहर आया, फिर 2 साल बाद फिर से इसकी वही हरकतें चालू हो गई। इवन पुलवामा अटैक भी कुछ आप जो है रिलेट कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर अब किस फील्ड पे करें, दूसरा काम हम कर सकते हैं पॉलिटिकल फील्ड पे। अब हम इंडिया में आ गए हैं कि पहले तो हमें एक्टिव डिप्लोमेसी करनी पड़ेगी, दूसरा हमें पॉलिटिकली फ्रंट के ऊपर काम करना चाहिए। हमारे ही नागरिक हैं जिनका ब्रेन वॉश भी हो रहा है कुछ लोगों का, तो हमें जल्दी से जल्दी क्या कराना चाहिए, इलेक्शन कराने चाहिए। जम्मू कश्मीर के अंदर में भी हम देखते हैं कि जम्मू के अंदर जो आर्टिकल 370 जो जम्मू कश्मीर से हटाया जाता है, और फिर जम्मू कश्मीर एज स्टेट को 2 यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर में हम देखते हैं कि बांट दिया जाता है। जम्मू एंड कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी रह जाती है और लद्दाख एक दूसरी
यूनियन टेरिटरी बन जाती है 2019 के अंदर। और एक समय ऐसा भी था 1996 में, जहाँ पर हमारे पास में खतरा बहुत होता था, लोग वोटिंग करने के लिए ही बहुत कम आते थे, लेकिन उन समयों पे भी हमने इलेक्शन करवाए हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं और देख पाते हैं 2002 का समय, जहाँ पर टेररिस्ट लगभग 1650 बार इंसिडेंट ऐसे कर चुके थे, अटैक कर चुके थे, उस समय में भी इलेक्शन करवाए गए हैं। जब इन सभी जगहों पे इलेक्शन हो सकते हैं तो आज भी इलेक्शन करवाए जा सकते हैं अगर हम देंगे तो। लोग कैपेबल हैं, लोग खुश हैं गवर्नमेंट के साथ में, ऐसा नहीं है कि बहुत परेशान है, नहीं, दे आर हैप्पी, दे वांट टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, और वो अपना वोटिंग का अधिकार चाहते हैं। और हम क्या कर सकते हैं, तीसरी यहाँ पर स्ट्रेटेजी हो सकती है मिलिट्री लेवल पर, एंड दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये 2 लेवल पे हमने काम किया। जब हम इलेक्शन कराएंगे तो इंटरनेशनल लेवल पे बोलने के लायक भी हो जाएंगे। ये भी तो बात है ना कि इंटरनेशनल लेवल पे जाके आप बोल रहे हो और पाकिस्तान कह रहा है कि इन्होंने तो कश्मीर के ऊपर में बिल्कुल कब्जा करके रखा हुआ है, ये तो वहाँ पर इलेक्शन नहीं करवा रहे हैं, गवर्नमेंट नहीं बना रहे हैं, तो गड़बड़ कर रहे हैं। जब हम करवा देंगे और फिर इंटरनेशनल लेवल पे जाएंगे तो बिल्कुल धूम धड़ाके के साथ बोल सकते हैं ना कि हमारे अंदर कोई कमी नहीं है, आप ज़रा अपने आप को संभालिए। तीसरा इंपॉर्टेंट हो जाता है मिलिट्री पर्सपेक्टिव। और मिलिट्री में क्या कर सकते हैं, देखिए टेक्नोलॉजी का ध्यान रखना होगा। हमें पता है कि ये जम्मू के अंदर जो एक्चुअली के अंदर में ये अभी इतना ज़्यादा टेररिस्ट घुस रहे हैं, वो टेरेन की वजह से घुस रहे हैं, यानी कि वहाँ की जो जगह है, वहाँ की जो टोपोग्राफी है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। उस टोपोग्राफी के अंदर यहाँ पर फॉरेस्ट भी आते हैं, उसके अंदर पहाड़ भी आते हैं, उसके अंदर ऐसी जगहें भी हैं जहाँ पर हमारे ट्रूप्स को एक्चुअली में प्रॉपर ओरिएंटेशन दी नहीं गई है। तो हमें डिप्लॉयमेंट को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हमने जब से हमारा चाइना के साथ में यहाँ पर क्या हो रहा है, ये झगड़ा हो रहा है लगातार। उस चाइना के झगड़े में जैसे ही हम स्टैंड ऑफ पे गए हुए हैं, हमारी सारी की सारी फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट हमने चाइना के बॉर्डर पे कर दिया है। अब LOC पाकिस्तान के साथ में जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उस पर भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। तो डिप्लॉयमेंट का थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखिए। और जो जम्मू के एरिया है जहाँ पर हमें एक्सप्लोइटेड थोड़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है, पौंछ, सुरकट्टा, राजौरी, ये सारे जो एरियाज़ हैं इन पे भी फोकस करना होगा। और इन एरियाज़ में भी हमें हमारी आर्मी को क्या करना होगा, एक्चुअली के अंदर में अलाइन करना होगा जम्मू कश्मीर की पुलिस के साथ में, ताकि दोनों अच्छे से मिलकर काम कर पाए। और एट द एंड हमारी जो स्ट्रेटजी है वो और एक काम आ सकती है, जो कि हो सकती है मीडिया की। मीडिया क्या होती है, 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये जो 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है, इसको भी हमें क्या करना होगा, हॉर्सेस करना होगा, प्रेशर में नहीं रखना होगा, ना गवर्नमेंट के ना आर्मी के। काउंटर प्रॉक्सी वॉर वगैरह जो है ये एक्चुअली के अंदर में हमें दिखाई दे रहा है कि हमारे पेशेंस को चेक करने का युद्ध लड़ा जा रहा है पाकिस्तान के द्वारा, और ये हमें सेटबैक्स तो दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, सक्सेस भी हो सकती है। अगर इन चारों पैमानों पर हम सामने आएंगे और काम करेंगे तो बिल्कुल हम जो ये इतनी बड़ी समस्या हमारे सामने है उससे जीत जाएंगे। देखिए अब ये जो आर्टिकल है, वैसे तो आर्टिकल दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मैं इस पर आप लोगों को कुछ पढ़ाना चाहती हूँ। ये जो आर्टिकल है बात कर रहा है कि ओलंपिक की ड्यूटी के ऊपर हमारे 10 ऐसे जो डॉग्स हैं, यहाँ पर आप देख पाएंगे ये क्या गए हुए हैं, ओलंपिक में ड्यूटी करने के लिए गए हैं फ्रांस के अंदर, फ्रांस के पेरिस के अंदर में। डॉग्स आप देख पाएंगे जर्मन शेफर्ड यहाँ पर है, आर्मी के हमारे नौजवान गए हुए हैं। इंडिया की तरफ से 117 ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको सिलेक्ट किया गया है ओलंपिक्स में भेजने के लिए, और जो कि पेरिस के अंदर शुरू होने वाले हैं 26 जुलाई को। ठीक है, 2024 का ये है, 4 साल में एक बार होते हैं। अब वैसे तो इसमें कुछ पढ़ाने लायक था नहीं, लेकिन क्योंकि स्पोर्ट्स से एक्चुअली के अंदर में यहाँ पर प्रीलिम्स में भी सवाल आए हैं। ऐसे स्पोर्ट्स है, ओलंपिक क्या होता है, एशियन, कॉमनवेल्थ, ये सबसे, और मेंस में भी इसमें सवाल आ सकते हैं कि हमारी इंडिया की परफॉर्मेंस थोड़ी कम है एज़ कम्पेयर टू चाइना, USA, वो क्यों है, क्या करना चाहिए। तो उस लिहाज से मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों को थोड़ा थोड़ा बताते हुए आगे बढ़ूँ, राइट। तो चलिए पहले देखते हैं कि ये जो ओलंपिक है ये किस चीज़ का नाम है। ओलंपिक जो होता है वो हमें पता है कि गेम्स के लिए यहाँ पर बहुत सारे प्लेयर जो होते हैं वो इकट्ठे होते हैं 4 साल में एक बार में, और उसको करवाया जाता है। जो ओलंपिक यहाँ पर एसोसिएशन बनाई गई है उसके द्वारा, जो कमेटी है, ऑर्गेनाइजेशन कमेटी ऑफ द ओलंपिक गेम्स, वो यहाँ पर इसको क्या करती है, ऑर्गेनाइज करवाती है। क्या इसकी हिस्ट्री क्या है, अगर हम इसकी हिस्ट्री के अंदर जाते हैं तो ओलंपिक जो है वो काफ़ी पुरानी बात है, यानी कि रोमन्स के टाइम से ओलंपिक जो है वो जिंदा है। अब ये रोमन्स कब होते थे, लगभग circa 776 से लेकर 394 सेंचुरी EC तक, ये क्या था, BCE में। यानी कि ऐसा माना जाता है कि ओलंपिक जो था, आज कितने साल हो गए,
आज 2024 साल हो गए हैं, इसमें से 700 साल और जोड़ दीजिए, क्योंकि ईशा पूर्व की बात कर रहे हैं, तो लगभग 3000 साल पहले से जो ओलंपिक है वो यहाँ पर है। हमारे वेदास से भी ज़्यादा पुराना ये जो ओलंपिक दिखाई दे रहा है फिलहाल। खैर उनसे ज़्यादा पुराना तो नहीं, क्योंकि ये जो ऋग्वेदा है वो ज़्यादा पुराना है, लेकिन अथर्ववेदा के समय से ओलंपिक जो है वो हम हमारे इतिहास में देख पा रहे हैं। लेकिन फिर क्या हुआ, रिवाइवल होता है। देखिए रोमन्स इसको खेलते थे, इकट्ठे होते थे। 146 BC तक के तो हमारे पास में कुछ रिकॉर्ड्स भी हैं जहाँ पर ग्रीक के जो एथलीट्स थे वो सामने आते थे, एक दूसरे के साथ में लड़ते थे, खेलते थे। अब इसकी कंडीशन यही होती थी कि इसमें एक तो वुमन पार्टिसिपेट नहीं करती थी, करती थी तो एक्चुअली के अंदर में वही वुमन कर पाती थी जिनके पास खुद के घोड़े होते थे। तो एक आध एक्सेप्शन हो गया कि किसी एक दो औरत ने पार्टिसिपेट कर लिया, अदरवाइज मैन इसमें पार्टिसिपेशन करते थे। स्लेव्स यानी कि उस समय पे गुलामी बहुत थी, दास प्रथा बहुत चलती थी, स्लेवरी होती थी, वो भी क्या नहीं कर सकते थे, इसमें पार्टिसिपेशन नहीं कर सकते थे। फ्री मैन का होना यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। खैर कभी वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाऊंगी तो आपको स्लेवरी और जो ये पूरा का पूरा इतिहास है इसका वो समझाऊंगी। फिलहाल अभी थोड़ा जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे आर्टिकल अभी रहते हैं मेंस के और प्रीलिम्स के, तो जल्दी से उनको भी कवर करना है। अभी चलते हैं मॉडर्न ओलंपिक के ऊपर। तो मॉडर्न ओलंपिक क्या है, देखिए मॉडर्न ओलंपिक जो है उसकी शुरुआत हम देखते हैं कि इसमें नए नए स्पोर्ट्स को इंट्रोड्यूस किया गया, इसमें डिसिप्लिन बनाए गए, रूल्स बनाए गए, रेगुलेशन बनाए गए। यहाँ पर तो हारना जीतना मरना मारना सब कुछ अलाउड था, लेकिन हमारे जो मॉडर्न ओलंपिक्स होते हैं इसमें रूल्स होते हैं, इसमें रेगुलेशंस होती है, इसमें नए नए गेम्स होते हैं, बास्केटबॉल, स्नो बोर्डिंग, स्केट बोर्डिंग, ऐसे ऐसे गेम्स हमने दिखाई दिए हैं। ओलंपिक का जो मोटो होता है वो होता है फास्टर हाइयर स्ट्रॉन्गर। आपने 3 बार ऐसे बैंड्स को देखा होगा ना ओलंपिक में। ये क्या होता है, ओलंपिक का हमें सिंबल दिखाई देता है, इसका मतलब होता है सीटियस, अल्टीसियस, फोर्टिसियस। तो ये ग्रीक भाषा में ही लिखे होते हैं, जो कि होते हैं फास्टर्स, आपको तेज रहना है सबसे, हाइयर सबसे ऊंचा रहना है, स्ट्रॉन्गर सबसे मजबूत रहना है। खैर अभी बात करते हैं तो कुछ नेक्स्ट ओलंपिक की बात भी कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट कुछ ओलंपिक है, जैसे 2024 में पेरिस में हुआ है, उसके बाद में पहले इनकी डेट आ जाती है। 2026 में ये होंगे विंटर ओलंपिक जो कि इटली में होंगे, उसके बाद 2028 में फिर लॉस एंजलिस में होंगे समर ओलंपिक, फिर 2032 में होंगे यहाँ पर, और 2036 के अंदर जो ओलंपिक्स है, जो रियल ओलंपिक है, जो इतने पुराने समय से 19वीं सदी से चलता आ रहा है, वो होगा इंडिया के अंदर। इंडिया अभी तक खैर अभी फॉर्मली ये नहीं माना गया है, लेकिन इंडिया इसको होस्ट करने के लिए पूरा तैयार है, कह रहा है कि हम तैयार हैं, हमें दे दीजिए। तो देखते हैं कि इंडिया इसको कितने अच्छे से होस्ट कर पाएगा नहीं कर पाएगा। फिलहाल देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पर जो मॉडर्न ओलंपिक्स हैं वो उसकी और क्या क्या हिस्ट्री रही है। तो मॉडर्न जो ओलंपिक है वो लेट 19th सेंचुरी में शुरुआत होती है। 1896 के अंदर हम देखते हैं कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो थी वो फाउंड की जाती है, और 1894 के अंदर यहाँ पर क्या हो गया था कि जो पहले ओलंपिक गेम्स थे उसको एथेंस के अंदर में 1896 के अंदर ही होल्ड करवाया जाता है। अब इसमें क्या हुआ कि 1896 में पहली बार हुआ था, लेकिन वुमेन का जो इंक्लूजन होता है वो होता है 1900 के अंदर। 1900 में हम देखते हैं पेरिस में ही यहाँ पर गेम्स हो रहे थे, और इसी में वुमेन्स जो है उनका पार्टिसिपेशन करवाया जाता है। टोटल 997 एथलीट्स यहाँ पर आई थी, जिनमें से 22 जो थी वो औरतें थी, और 5 स्पोर्ट्स में उन्होंने क्या किया, कॉम्पीट किया। इसमें टेनिस, सेलिंग, कॉर्क्वेट, ईस्टेरवेट, टेरिनिज्म एंड गोल्फ, ये 5 के 5 स्पोर्ट्स हमें दिखाई देते थे। 1991 से यहाँ पर बहुत सारे गेम्स और आ जाते हैं। 2012 का ऐसा पहला गेम्स था जो लंदन में हुआ, जहाँ पर वुमन जो थी वो सभी स्पोर्ट्स, जितने भी स्पोर्ट्स थे उन सब में कम्पीट कर रही थी। तो एक्चुअली में ये जो ओलंपिक है ये हम बोल सकते हैं कि जो अच्छे से यहाँ पर वुमन आती हैं वो आती हैं 2012 में। ये सभी स्पोर्ट्स में अब क्या करने लगी, कॉम्पीट करने लगी। 2016 के अंदर हम देखते हैं कुछ नए गेम्स को इनकॉर्पोरेट किया गया, जिसमें बॉक्सिंग जो है, जिसके लिए हमारा इंडिया जाना जाता है, मैरी कॉम जो हमारे इंडिया की आन बान शान है, तो उनको भी 2016 के अंदर ही हम देखते हैं कि ओलंपिक में जो है वो एंट्री मिली थी। अभी 2024 में भी कुछ ऐसे गेम है जिनकी एंट्री यहाँ पर दी गई है। लेकिन फिलहाल हम देखते हैं विंटर जो ओलंपिक होता है, समर ओलंपिक होता है, ये क्या मसला है। देखिए विंटर ओलंपिक जो होते हैं वो एक्चुअली के अंदर में यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए गए थे 1924 के अंदर, क्योंकि कुछ ऐसे गेम्स हैं जो समर में हो ही नहीं सकते, तो विंटर में हो सकते हैं, जो कि स्नो बेस्ड है, तो उनको 2 साल के बाद में कराया जाता है। तो मौसम के हिसाब से यानी सारे के सारे जो गेम हैं उनको 2 कैटेगरीज में बांट दिया गया, कुछ समर गेम्स है, कुछ विंटर गेम्स है। अब ये जो विंटर ओलंपिक आप देखेंगे ये भी 4 साल में ही हो रहा है, क्योंकि ये मान लीजिए अभी मैंने आप लोगों को बताया था 2032 में क्या होगा, यहाँ पर एक ओलंपिक होगा जो कि विंटर का है। अब इसी का विंटर होगा 2038 के अंदर। समर के अंदर फिर हम देख रहे हैं कि 4-4 साल का यहाँ पर गैप है।
अब हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो कि इकोनॉमी पेज से है। बात कर रहा है एआई की। अब एआई की बात हो रही है तो क्या बात यहाँ पर की जा रही है? देखिए, एआई के अंदर में यहाँ पर बात की जा रही है कि हमारी जो इंडस्ट्री है MeitY की, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ IT एंड टेक्नोलॉजी, वो क्या कर रही है, वो कह रही है कि हमारे जो चिल्ड्रन होते हैं, बच्चे होते हैं, उनका अगर वो कोई भी ऐप वगैरह को इस्तेमाल करते हैं अंडर द पर्सनल डाटा एक्ट, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, उसके अकॉर्डिंग उनके पेरेंट्स का कंसेंट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पेरेंट्स का कंसेंट कैसे लिया जाए उसके ऊपर बातें चल रही हैं, वो आएगा। खैर फिलहाल इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल भी नहीं था, जस्ट मुझे लगा आप लोगों को एक बार रिविजन करवाती चलो। आज से मैं आप लोगों को UPSC मेंस के लिए भी कुछ आर्टिकल करवाने वाली हूँ, ताकि मेंस की तैयारी भी अच्छे से बढ़ती रहे, जिसमें हम क्वेश्चन के तरीके से जो आर्टिकल है उसको पढ़ेंगे और उसके बारे में क्या क्या इश्यूज़ हैं, चैलेंजेस हैं, वो अच्छे से हम करेंगे। शुरुआत करते हैं पहले की, जो कि एनवायरनमेंट से, और बात कर रहा है डिक्लाइन इन फिश बायोमास, यानी कि फिशेस जो हैं उनमें हमें क्या दिखाई दे रहा है, डिक्लाइन होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या ये अच्छी बात है, बुरी बात है, मेंस के लिए कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, चलिए ज़रा उस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको आराम से समझते हैं। फिलहाल के लिए देखें तो यहाँ पर FAO की, फिश जो एसोसिएशन है, उनकी तरफ से क्या है, एक रिपोर्ट आती है और उन्होंने प्रोडिक्ट किया है कि 10 से 30% तक का जो डिक्लाइन है फिश बायोमासिस के अंदर, वो दिखाई दे रहा है इस सेंचुरी के एंड तक, यानी कि 2099 तक क्या होगा, ये कम हो जाएंगी और भी ज़्यादा, अगर हमने इमिशन को नहीं रोका, अगर जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं उसको नहीं रोका। तो इसका क्या क्या प्रभाव होगा, अभी शायद ये इतना इफेक्टिव ना लगे, लेकिन क्योंकि फ्यूचर की बात है तो क्या हो सकता है, मेंस में आप लोगों से सवाल इसके आ सकता है बिल्कुल। इसके इम्पैक्ट देख लेते हैं। इसका इम्पैक्ट होगा जॉब लॉसेज, इससे क्या होंगी, नौकरियां जो हैं वो एक्चुअली के अंदर में कम होंगी। बहुत सारे लोग हैं जो इकोनॉमिक क्राइटेरिया से यहाँ पर फिशरी सेक्टर में काम करते हैं। फिलहाल अगर मैं डाटा बताऊँ तो लगभग 14.5 मिलियन ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर क्या करते हैं, इसके अंदर में लगे हुए हैं, अपने आप को सपोर्ट करते हैं, और 28 बिलियन ऐसे लोग हैं जो क्या कर रहे हैं, इसमें एक्चुअली के अंदर में इनडायरेक्टली रूप से उनका जो जीवन यापन है वो इससे चल रहा है। दूसरा हम देखते हैं कि डैम्पन्स ग्रोथ। अभी ये क्या होती है, देखिए जो सेक्टर है उसमें हाई ग्रोथ रेट चल रहा है, 10.87% की ये ग्रोथ है। इंडिया में अगर हम देखें तो 7% अभी IMF के द्वारा बताया गया था कि इंडिया ग्रोथ करने वाला है। उसमें से फिशरीज़ की जो ग्रोथ है, फिश सेक्टर की जो ग्रोथ है, वो हम देखते हैं 10.87% से हो रही है। तो ये हमारे ग्रोथ को कहीं ना कहीं क्या करेगा, हिंडर करेगा, रोकेगा। नंबर 3 हम देखते हैं। नंबर 3 बात कर रहा है यहाँ पर वनरेबल एज अ मेजर प्रोड्यूसर। अब इंडिया जैसी जो कंट्री होंगे उन पे तो प्रभाव पड़ेगा ना, हमारी इतना बड़ा कोस्टल एरिया हमारा है, हमारा ईस्टर्न घाट से वेस्टर्न घाट, हम एक पेनिनसुला ही इस वजह से है। कोई भी उपमहाद्वीप कैसे होता है जिसके 3 जो यहाँ पर साइड्स हैं वो पानी के अंदर हो, तो वैसा ही हमारा इंडियन ओशन में हम लोग रखते हैं, तो हमारे पास फिशरीज जो होगी वो तो ऑब्वियसली ज़्यादा होगी ही। तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि इंडिया जो है वो एक्चुअली के अंदर में वर्ल्ड के अंदर यहाँ पर सेकंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग कंट्री है। लगभग 80% जो फिशेज का यहाँ पर प्रोडक्शन किया जाता है वो इंडिया से ही होता है। तो ये मल्टीफेसेड इकोनॉमिक रेमिफिकेशन हमें दिखाई देगा यहाँ पर अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो। नंबर 4 की बात करते हैं। नंबर 4 यहाँ पर बोल रहा है फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी के ऊपर भी। देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फूड सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर इसके ऊपर प्रभावित होते हैं, डिपेंड होते हैं। फिर न्यूट्रिशन के हिसाब से भी देखिए कुछ चीज़ की पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होते हैं। न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है आज हम देख पा रहे हैं कि बेशक इंडिया जो कभी एक समय पे भूखों का देश बोला जाता था आफ्टर पोस्ट इंडिपेंडेंस, फिर हम 5 ईयर प्लान्स लेकर आते हैं और उसके बाद में हम आज एक समय पे ग्रीन रेवोल्यूशन को देखते हुए फूड सिक्योर कंट्री बन चुके हैं। लेकिन न्यूट्रिशन सिक्योर कंट्री नहीं बने हैं हम लोग अभी तक, पोषण हमारा सिक्योर नहीं है। और बहुत सारा हम देखते हैं कि फिशरीज जो होती हैं उनके अंदर पौष्टिक यहाँ पर तत्व पाए जाते हैं, जैसे कि रिच होती हैं ये सोडियम के अंदर। तो सोडियम तो वैसे नमक से भी मिल सकता है, हाँ ठीक बात है, लेकिन अदर हम देखते हैं पोटाशियम जैसे भी यहाँ पर मिनरल्स हैं। इसके अलावा इनके अंदर कैल्शियम होता है, आयरन होता है, मैग्नीशियम होता है। ये कौन बता रहा है, ये बता रहा है ICAR की रिपोर्ट। तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं।
तो अब आगे क्या किया जाए, इसका वे फॉरवर्ड क्या है। एक तो हमें जो इनलैंड फिशरीज सेक्टर है हमारा, उसको एक्चुअली में जो कि लगभग 65% तक की जो फिश प्रोडक्शन है उसको करता है लैंड के अंदर का जो एरिया, जैसे कि नदियाँ वगैरह होगी, झील हो गई, ये सारी चीज़ें हो गई। तो इनको हमें क्या करना पड़ेगा, बूस्ट करना पड़ेगा। इसमें इनोवेशन, प्रोडक्टिविटी गैप वगैरह जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना पड़ेगा। दूसरा, हमें सस्टेनेबल एक्सप्लॉयटेशन करना होगा। अब सारी मछलियों को एक ही बार में खा जाओगे निकाल के, बेच दोगे निकाल के, जितनी स्पीड से वो लोग रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रही हैं, तो फिर उसका नुकसान तो आप लोगों को ही झेलना पड़ेगा ना। तो क्या करना चाहिए, सस्टेनेबल करो फिशरीज़ का, होलिस्टिक प्लान बनाओ रिसोर्स कंजप्शन के ऊपर, जो कि मीना कुमारी कमेटी के द्वारा भी इंट्रोड्यूस किया गया था। ये सब चीज़ों पे काम करना चाहिए। दूसरा, मेंस का एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर आर्टिकल है अबाउट प्लास्टिक रिसाइकलिंग। अब इसमें क्या हो रहा है, चलिए समझते हैं। देखिए, प्लास्टिक जो है ऐसा माना जा रहा है कि फ़िलहाल में वो ढंग से रिसाइकिल नहीं किया जा रहा, काउंटर प्रोडक्टिव हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि लगभग 460 मिलियन मेट्रिक टन जो प्लास्टिक है वो एनुअली प्रोड्यूस हो रहा है। इवन कितनी बार ऐसा हो चुका है कि इंडिया में प्लास्टिक को बैन तक किया जा चुका है, लेकिन फिर भी इस्तेमाल होता है। प्लास्टिक के बिना काम आजकल चल भी तो नहीं सकता है ना। तो इतना जो मिलियन टन्स ये हम देख पा रहे हैं प्लास्टिक, वो हर साल प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। अब इसमें से लगभग 9% ऐसा प्लास्टिक होता है जो रिसाइकिल हो पाता है, केवल 9%, ज़्यादा नहीं है, केवल 9% है जो रिसाइकिल होगा। 12% ऐसा निकल कर आता है जो कि बर्न कर दिया जाता है या इंसिनरेटेड किया जाता है, यानी कि ख़त्म किया जाता है। और 79%, क्योंकि प्लास्टिक एक ऐसी चीज़ है जो यहाँ पर डिग्रेड नहीं हो सकती है, तो 79% को हम क्या करते हैं, लैंडफिल्स बनाते हैं, यानी कि बहुत ही गहरे गहरे गड्ढे बनाते हैं, उसके अंदर जमा कर देते हैं और उसको वहीं पे छोड़ देते हैं, जो कि एनवायरनमेंट के लिए बहुत ख़तरनाक है। तो हम देखेंगे 9% हो रहा है रिसाइकिल, 12% यहाँ पर बर्न किया जा रहा है, जो कि ऑब्वियसली फिर ग्रीन हाउस गैस निकालता है और इसी वजह से हम इसको जला भी नहीं सकते हैं। और इसमें 79% को लैंडफिल्स के अंदर में डाला जा रहा है। तो अब क्या किया जाए, इश्यूज़ क्या क्या हैं अभी के रिसाइकलिंग प्रोसेस के अंदर में। अगर हम इश्यूज़ की बात करें तो इश्यूज़ में देख पाएंगे कि देखिए बहुत सारे इश्यूज़ हैं ढंग से रिसाइकिल ना कर पाने के अंदर। पहला तो हम देखते हैं डाउन साइक्लिंग। डाउन साइक्लिंग क्या होती है, आप एक चीज़ को बहुत अच्छे से निकाल पा रहे हो, फिर उसको दोबारा बनाने लग रहे हो तो उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं रहती और ये लोअर क्वालिटी के बनते हैं और लेस वैल्यूएबल प्रोडक्ट इससे बनाए जाते हैं। दूसरा हम देखते हैं जब ये बनते हैं तो एनर्जी इंटेंसिव भी तो होते हैं ना। आप इनको रिसाइकिल कर रहे हो तो इसमें भी तो एनर्जी लग रही है। बेशक हम ज़्यादा नया ना प्रोड्यूस कर रहे हो, फिर एनर्जी इसमें जा रही है, तो फॉसिल फ्यूल एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हो, तो ओवरऑल आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर एनवायरनमेंट को ख़राब ही किया जा रहा है। तीसरा, इसके अंदर टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है। टॉक्सिसिटी यानी कि जहरीलापन। अब कोई भी प्लास्टिक्स हो, जब उनको रिसाइकिल किया जाता है तो उसके अंदर जो टॉक्सिन्स है वो एक्चुअली के अंदर जो भी उसमें फूड वगैरह बेवरेजेस को पैक किया जा रहा है वो उनको अनसूटेबल बना देता है। स्टिल लोग उसमें पैक करते हैं अपने छोटे से फ़ायदे के लिए और लोगों की जो हेल्थ है उसको क्या कर देते हैं, यहाँ पर खतरे में डाल देते हैं। दूसरा, एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन हो रहा है। अब ये तो डिग्रेड नहीं हो सकता, लेकिन हमारा एनवायरनमेंट जरूर इससे डिग्रेड हो रहा है। ये एक बड़ी समस्या की बात हमें यहाँ पर अभी फ़िलहाल दिखाई दे रही है। नंबर 5 देखते हैं। नंबर 5 बात कर रहा है यहाँ पर इनइफेक्टिव रिसाइकलिंग के, यानी कि रिसाइकलिंग जो की जा रही है वो इफ़ेक्टिव नहीं है। यही तो सारा का सारा मसला है ना कि इफ़ेक्टिव उतनी हो नहीं रही है। क्यों? क्योंकि देखिए जो वर्जिन प्लास्टिक होते हैं, जो कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ प्लास्टिक प्रोड्यूस की जाती है नेचुरल गैस वगैरह का इस्तेमाल करके, क्रूड ऑयल का इस्तेमाल करके, उसमें कोई भी रिसाइकल्ड मटेरियल नहीं होता है और ना ही टॉक्सिन्स होते हैं। लेकिन जो टॉक्सिक केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं रिसाइकलिंग प्रोसेस में वो इसकी इफ़ेक्टिवनेस को कम कर देते हैं। इसी वजह से कम लोग इसको फिर खरीदना भी पसंद करते हैं। नंबर 6 में हम कुछ और अगर मामलों को देखें तो एनवायरमेंटल इनजस्टिस को देख सकते हैं, यानी कि SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, एक्सपोर्टिंग प्लास्टिक वेस्ट ग्लोबल साउथ जैसी कंट्रीज़ में भेज दिया जाता है, जो कि बर्डन कर रहा है उनको प्लास्टिक वेस्ट के लिए। जैसे कि मलेशिया जो है वो एक्चुअली में अपना जो प्लास्टिक होता है उसको अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर में इंपोर्ट कर देता है, उसको अंदर में भेजा जाता है ताकि वो उसको क्या कर सके, रिसाइकिल कर सके। अब ये उनके लिए भी वो यहाँ पर अलग अलग कंट्री का प्लास्टिक को ले रहे हैं। बेशक वो इकोनॉमी में हो सकता है उनके लिए फ़ायदेमंद हो, वो उनको पैसे मिल रहे हैं उस चीज़ के, लेकिन स्टिल उसको मैनेज नहीं कर पा रहे ना ठीक तरीके से। ये भी एक प्रॉब्लम यहाँ पर दिखाई दे रही है। और लास्ट में हम देखेंगे केमिकल की रिसाइकलिंग भी हो रही है। क्यों? क्योंकि जो मेथड इस्तेमाल किया जा रहा है उससे बेनिफिट ना होने की बजाय यहाँ पर नुकसान हो रहा है। तो ये कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जिनको काउंटर करना इम्पोर्टेंट हो गया है फ़िलहाल के समय के अंदर।
अब हम देखेंगे वे फॉरवर्ड क्या किया जाए, यानी कि अब आगे कैसे बढ़ा जाए, क्या हम ऐसा कर सकते हैं जिससे हम जो फ़ायदा है वो ले और नुकसान को यहाँ पर छोड़ दें। तो फ़ायदे के लिए देखिए क्या किया जा सकता है। सबसे पहले तो हमें जो प्रोडक्शन है उसी को कम करना पड़ेगा। कम अगर हम प्रोड्यूस करेंगे तो उससे क्या होगा, इम्पैक्ट जो होगा वो भी कम पड़ेगा। रीयूज़ ज़्यादा करना शुरू कर दे, ऐसे ही एक बार इस्तेमाल करते ही ना फेंकें। दूसरा, यहाँ पर इफ़ेक्टिव पॉलिसी मेकिंग बनानी पड़ेगी। बार बार प्लास्टिक को बैन किया जाता है, फिर वो चलता हुआ दिखाई देता है, तो क्यों ना आप थोड़ा इफेक्टिवली काम कर लीजिए। अच्छे से काम करेंगे, अच्छे से उसके रिजल्ट आएंगे। इंडिविजुअल एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। आप और मेरे ऊपर भी तो जिम्मेवारी है ना, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट को कोसने से क्या होगा। अडोप्टिंग प्लास्टिक फ्री हैबिट्स इज़ ए मस्ट, इज़ ए नीड ऑफ टुडे। तो ये आपको काम करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। अवॉइड करो, सिंगल यूज़ प्लास्टिक को लो ही मत, जिसकी वजह से जो ये इतना बड़ा प्लास्टिक क्राइसिस हमारे सामने है वो क्या किया जा सकता है, मिटिगेट किया जा सकता है। और वेस्ट से वेल्थ बनाओ। इंडिया जो है वो अपने प्लास्टिक वेस्ट को रोड वगैरह कंस्ट्रक्ट करने में इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि ज़्यादा मजबूत भी बनते हैं, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी आती है, स्ट्रॉन्ग भी होते हैं वो लोग। तो ऐसा किया जा सकता है। हम लोग लगभग 21,000 माइल के रोड्स बना सकते हैं अगर हम हमारा जो वेस्ट यहाँ पर प्लास्टिक है उसका इस्तेमाल करें तो। अब देखिए एक और मेन से रिलेटेड यहाँ पर न्यूज़ आई हुई थी आजकल, जो कि मेंस्ट्रुअल लीव इन इंडिया। इंडिया के अंदर में मेंस्ट्रुअल लीव के ऊपर ये जो है पूरी की पूरी बात कर रहा है आर्टिकल, कि इंडिया में कैसे जो मेंस्ट्रुअल लीव है वो नहीं दी जाती है। लेकिन अभी कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जो ऐसा इंट्रोड्यूस करना चाह रही हैं। इवन बिहार ने तो बहुत ही पहले से ऐसा जो है वो किया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के अभी डायरेक्ट जो है वो आए हैं कि कैसे एक मॉडल पॉलिसी जो है मेंस्ट्रुअल लीव के ऊपर वुमेन एम्प्लॉयज़ के लिए वो बनानी चाहिए। अब ये मेंस्ट्रुअल लीव होती क्या है? मेंस्ट्रुअल होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल से। मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि जो वुमन होती है, गर्ल होती है, अपने टीन एज के अंदर आने के बाद में उसका क्या होता है, बॉडी के अंदर यहाँ पर बदलाव आते हैं। अब उन बदलाव के अंदर बायोलॉजिकल चेंजेस हम उनको बोलते हैं। उनके अंदर में हम देखते हैं कि जो वुमन होती है वो एक्चुअली में जो रिप्रोडक्शन करने के लिए एग्स होते हैं उनको जन्म से ही लेकर पैदा होती है। वो जो एग होते हैं वो ओवरी से अब यूट्रस के अंदर आना शुरू हो जाते हैं। और अब अगर उनको स्पर्म मिल जाए तो वो क्या करेंगे, बेबी बनाएंगे, फर्टाइल हो जाएंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे। लेकिन अगर जब स्पर्म नहीं मिल पाता है तो हम देख पाते हैं ये क्या करता है, 30 दिन के अंदर में ये जो एग होता है वो लाइनिंग पहले ही बनाना शुरू करता है यूट्रस के आसपास में, ताकि बच्चे को संभालने के लिए जो यूट्रस है वो थोड़ी शक्तिशाली हो। लेकिन अब नहीं मिल रहा है तो क्या करेगा, धीरे धीरे थिनन करना शुरू कर देगा। ब्लड जो होगा वो यूट्रस से बाहर आएगा। डिपेंड करेगा कितनी ज़्यादा जो लाइनिंग बनाई गई थी यूट्रस के आसपास में उसके ऊपर ये ज़्यादा डिपेंड करता है। 3 से लेकर 7 दिनों तक का मेंस्ट्रुअल साइकिल यहाँ पर वुमन का हो सकता है। अब देखिए बहुत सारी वुमन ऐसी होती है ना जिनको पेन होता है, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो हो रही है वर्ल्ड के अंदर मानी गई चीज़ है कि देखिए लोगों को सिकनेस हो जाती है, पेन होता है काफ़ी ज़्यादा। तो ये सारी जो सिचुएशन है उसके अंदर वुमन जो होती है उनको एक्चुअली के अंदर में मेंस्ट्रुअल लीव देनी चाहिए, जो कि लगभग 2 से 3 दिन की दी जा सकती है। और ये पेड होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो एक फिज़िकल चीज़ है जो वुमन के साथ में हो रही है। तो इस वजह से सिक लीव्स उनको आज के टाइम पे इंडिया की किसी लीव पॉलिसीज़ में इसको कवर नहीं किया गया है लेजिस्लेशन के अंदर, तो इसका काम करना चाहिए। बिहार में मैंने जैसे बताया कि एक मेंस्ट्रुअल पॉलिसी लेकर आई गई थी, इम्प्लीमेंट भी की गई है 1992 से ही, और वो 2 दिन की जो पेड लीव्स होती है हर महीने वो वहाँ पर वुमेंस को मिलती है। केरला के अंदर भी 2023 के अंदर में ऐसी ही मेंस्ट्रुअल जो लीव है वो प्रोड्यूस यहाँ पर की गई है। तो 2 ही ऐसी स्टेट हैं फ़िलहाल इंडिया के अंदर में जहाँ पर ये जो मेंस्ट्रुअल लीव है वो दी जाती है। चलिए अगर ऐसा इसके ऊपर कोई सवाल आता है मेंस में तो आप लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं होनी चाहिए वो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों है, नीड क्या है, फिर हम इसके अगेंस्ट में भी देखेंगे कि क्यों नहीं देनी चाहिए, और इस तरीके से फिर हम देखेंगे कि कंक्लूजन इसका क्या होना चाहिए। ठीक है, इन 3 तरीक़ों से हम ज़रा इसको समझेंगे। देखिए अगर मैं आप लोगों को समझाऊँ अभी, तो पहले हम नीड को देखेंगे कि इतनी इम्पोर्टेंस है ही क्यों। इसकी इम्पोर्टेंस हो जाती है वुमन की हेल्थ को सपोर्ट करना। अब जब बहुत सारी वुमन ऐसी होती हैं जो स्कूल वगैरह अटेंड नहीं करती हैं, अगर उनकी आप काम नहीं करेंगे तो ऐसे 2-2 दिन की अगर वो लीव लेंगी तो उनको लीव नहीं मिलेगी, तो वो क्या करेंगी, क्योंकि हम उनके हेल्थ को ही सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उनको सीवियर मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स होते हैं, तो वर्क प्लेस के अंदर में उनको परफॉर्मेंस चैलेंज होगा, वो अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, हर टाइम डिस्कम्फर्ट रहेंगी। तो वो चीज़ ना हो इस वजह से हमें क्या करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। दूसरा हम देख सकते हैं कि इससे वर्क प्लेस पे इंक्लूसिविटी आएगी, यानी कि आप यहाँ पर
मेन से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम होती है, उनको कोई बीमारी होती है, सर में दर्द होता है, बीमार हो जाते हैं, बुखार हो जाता है, तो उनको लीव मिल जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब वुमन को ये नहीं मिलती है तो इससे देखिए बहुत सारे अगर लेकर आएंगे तो डिस्कशन वगैरह नॉर्मलाइज होंगे, लोग इस पर बात कर पाएंगे। आज के समय पे तो इस पर बात की ही नहीं जाती है मोस्ट ऑफ द रूरल एरियाज़ के अंदर में, इवन इन अर्बन एरियाज़ नहीं बात होती है ज़्यादा, एक स्टिग्मा की तरह इसको देखा जाता है, लोग छुप कर रहते हैं। तो जेंडर इक्वालिटी जो इनिशिएटिव है और जो जेंडर पे गैप है वो यहाँ पर क्लोज हो पाएगा, सपोर्ट मिलेगा। स्टडीज़ ने ये इंडिकेट किया है कि जिस जिस कंट्री में मेंस्ट्रुअल लीव दी जाती है वहाँ पर वुमन के द्वारा काम करने की प्रोडक्टिविटी हमेशा बढ़ी ही है और एम्प्लॉय रिटेंशन भी ज़्यादा रहा है। तो इस तरीके से क्या हो सकता है कि ये मददगार साबित हो सकती है इंडिया के उसमें भी। तीसरा हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये मेंस्ट्रुअल लीव लेकर आओ, तो यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का भी कुछ ना कुछ पर्सपेक्टिव तो होगा, बिल्कुल है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम देखते हैं आर्टिकल 15 को, कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 15 है उसका क्लोज 3 बात करता है कि हमें स्पेशल कंसिडरेशन देना चाहिए औरतों को, वुमन को, और उनको सपोर्ट करना चाहिए। आर्टिकल 42 बोलता है कि हमें इंश्योर करना चाहिए कि काम करने की जो कंडीशंस है वो क्या हो, ह्यूमेन हो, उसमें किसी के साथ में ऐसे भेदभाव ना हो रहा हो। अब अगेंस्ट देखते हैं क्यों नहीं मिलनी चाहिए। देखिए इसका रीज़न ये है कि देखिए अगर हो जाता है तो यहाँ पर बाइस्ड हायरिंग होने लगेगी। प्राइवेट अगर कोई काम कर रहा है, मान लीजिए गवर्नमेंट आप ऑफिसेज में इसको इस्तेमाल में ले भी आते हैं, लेकिन बाइस हायरिंग प्राइवेट में तो वहाँ पर प्रोडक्टिविटी इज़ द मैटर। वो क्या होगा कि बहुत सारी ऐसी प्राइवेट कंपनीज होंगी जो वुमन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन को कम कर देंगी, लेना ही कम कर देंगे, उनको जो भी कम देंगे, क्योंकि उनको पता है कि 2 दिन के तो एक्स्ट्रा पैसे देने हैं। ऐसा एग्जाम्पल हम ताइवान एंड जामीबिया जैसी कंट्रीज़ में देख पाते हैं जहाँ पर मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट किया गया और बाद में यहाँ पर हमें जो चैलेंजेस हैं वो दिखाई दिए। दूसरा यहाँ पर दिखाई देता है हेल्थ कॉम्प्लिकेशन। अब देखिए बड़ी अजीब सी बात है ये कि कैसे महाराष्ट्र के अंदर में बीड डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सारी ऐसे फीमेल का शुगर केन कटर्स थी जिनको डिस्क्रिमिनेशन की तरीके से देखा जाता था, क्योंकि ठीक है उनको थोड़ी बहुत लीव्स वगैरह भी मिलते हैं नहीं। हम देखते हैं कि 10,000 से ज़्यादा ऐसी वुमन हैं जिन्होंने क्योंकि उनको छुट्टी नहीं दी जाती थी और उनको परेशानी होती थी या उनमें से जो स्मेल आती थी मेंस्ट्रुअल ब्लड की वजह से, उनको जो जिन चीज़ों का वो इस्तेमाल करती थी उसको रोकने के लिए उसमें से भी स्मेल आती थी, यूरिन वगैरह उनके पास इतनी अच्छी सुविधाएं नहीं थी बाथरूम वगैरह की, तो वहाँ पर 10,000 से ज़्यादा औरतों ने अपना यूट्रिन जो है उसको रिमूव ही करवा लिया। तो हिस्टेरेक्टमी इसको बोला जाता है, जिसमें आप अपनी यूट्रस को रिमूव करवा देते हो ताकि उनका एम्प्लॉयमेंट सिक्योर रहे। तो और उसमें से भी 90% वही वुमन थी जिनको यहाँ पर तकलीफ ये थी कि उनको क्या नहीं मिल रहा है, काम उनका ना छिन जाए, ये प्रॉब्लम थी। इसके अलावा पीरियड शेमिंग जो है वो भी वैसे ये कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पर आर्ग्यूमेंट नहीं है, लेकिन ऐसा देखा गया है कई जगहों पर कि जब पता चल जाता है कि कोई औरत नहीं आ रही है तो हो सकता है कि थोड़ा बैकवर्ड जो एरिया होता है वहाँ पे गर्ल्स को ह्यूमिलिएट किया जाता है जब वो अपने मेंस्ट्रुएशन स्टेटस को वेरीफाई कर देती हैं। ऐसे हमने भुज और मुजफ्फरनगर वगैरह के एरिया में ऐसे केसेस को देखा है। अब लास्ट में क्या किया जाए, क्या ये देनी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए? देखिए आप एक ऑफिसर हैं और जो सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है तो उसके ऊपर तो आपको पॉजिटिव रहना चाहिए और हमेशा आपका मेंस का जो आंसर होना चाहिए वो पॉजिटिव लाइट में होना चाहिए। रीज़न बिहाइंड दैट, क्योंकि आप कल से आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप कल को जाके जब सेक्रेटरी रैंक पे पहुंचेंगे तो पॉलिसी फॉर्मुलेट करेंगे, इस देश के लिए समस्याओं को सुलझाएंगे। अगर आपके अंदर ये क्षमता है ही नहीं, आप पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट करना ही नहीं चाहते, आपका आउटलुक जो है वो नेगेटिव है, तो फिर कैसे काम चलेगा, राइट? इसी वजह से हमेशा जो आपका कंक्लूजन होगा किसी भी आंसर का वो हमेशा पॉजिटिव साइड में ही होगा। अब इसका क्या किया जा सकता है? पहली बात तो हमें रेस्ट ब्रेक थोड़े से एडिक्वेट टाइप के यहाँ पर देने चाहिए, क्लीन टॉयलेट फैसिलिटीज़ देनी चाहिए, क्योंकि ये कुछ ऐसी ही महिलाएं हैं जिनको पेन ज़्यादा होता है, वो क्या करती हैं, वो इस लीव को लेना चाहेंगी। जिनको नहीं होता है उनके लिए भी तो हमें अच्छे से करना चाहिए ना, कि मान लीजिए उनको पेन नहीं है लेकिन उनको प्रॉपर रेस्ट दिया जाए, ब्रेक उनको मिलेगी। ठीक है आप 30 मिनट के लिए ब्रेक लेना चाहते हैं तो ब्रेक ले लीजिए, 1 आवर के लिए ले लीजिए। आपकी जो टॉयलेट फैसिलिटीज़ हैं वो काफ़ी क्लीन है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन पॉलिसीज़ हैं, आपके
टॉयलेट्स के अंदर में पैड वगैरह जो होते हैं वो प्रोवाइड करवाए जाने चाहिए। इवन दिस शुड बी डन इन एवरी कॉलेज इंस्टीट्यूशन इन द इंडिया, जहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा वहीं पे सारी चीज़ें होनी चाहिए। मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसीज़ जो होती है उसको एनकरेज ही किया जाना चाहिए, क्योंकि इसके फ़ायदे ज़्यादा हैं, नुकसान कम है, तो एनकरेज ज़्यादा होना चाहिए। आप कैसे कैसे कर सकते हैं, ऐसी कंपनीज़ जो हैं जो यहाँ पर इन लीव्स को लागू कर रही हैं उनके लिए गवर्नमेंट क्या करे कि टैक्स में थोड़ी सी छूट कर दे कि ठीक है आपके यहाँ पर 10 महिलाएं ऐसी हैं जो, क्योंकि उनको मेंस्ट्रुअल लीव आप दे रहे हैं तो हम आपसे जो टैक्स आपसे लेना चाहिए था, मान लीजिए लगभग यहाँ पर 10 लाख रुपए, हम क्या करते हैं आपसे सिर्फ 9.5 लाख रुपए ही ले रहे हैं, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू एनी अदर कंपनी जिसमें जो वुमन है उनको नहीं दिया गया। तो इससे क्या होगा, ना तो कंपनी के ओनर को नुकसान होगा, दूसरा जो महिलाएं हैं वो भी ढंग से काम कर पाएंगी, और जो ये समस्या आ रही थी बायस्ड हायरिंग की, ये क्या हो सकती है, इससे ख़त्म हो सकती है। तीसरा हम देखेंगे कि फ्री इमरजेंसी पीरियड प्रोडक्ट्स दिलाए जाने चाहिए, जिसमें मेडिकल एडवाइस होनी चाहिए, मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स वगैरह अगर किसी को दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर स्कॉटलैंड पीरियड प्रोडक्ट्स बिल आया था जिसमें फ्री जो यूनिवर्सल राइट होता है फ्री पीरियड प्रोडक्ट्स का, वो सभी को मिला है स्कॉटलैंड जैसी कंट्रीज़ में। ऐसे एग्जाम्पल भी हम वहाँ से देख सकते हैं। और आजकल तो डिजिटल ज़माना है, तो वर्क फ्रॉम होम फैसिलिटी भी तो हो सकती है ना, जहाँ पर जो वुमेन है अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपने घर से ही काम को क्या कर सके, पूरा कर सके। खैर चलिए अब चलते हैं प्रीलिम्स की तरफ में। तो प्रीलिम्स के लिए क्या क्या न्यूज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है उसको ज़रा आराम से देखते हैं। सबसे पहली जो न्यूज़ है वो बात कर रही है प्रोजेक्ट अश्मिता की। प्रोजेक्ट अश्मिता क्या है, चलिए ज़रा इसको भी समझ लेते हैं। प्रोजेक्ट अश्मिता जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा 3 प्रोजेक्ट इसमें लॉन्च किए गए हैं। अश्मिता का मतलब है ऑगमेंटिंग स्टडी मटेरियल इन इंडियन लैंग्वेज, यानी कि भारतीय भाषाओं के अंदर हमें जो स्टडी मटेरियल होता है उसमें हिंदी हो सकती है, कन्नड़ा हो सकती है, उसके अंदर पंजाबी हो सकती है, इनमें हमें क्या करना है, स्टडी के मटेरियल को ट्रांसफर करना है। आज के समय की बहुत बड़ी समस्या यही होती है कि ज़्यादातर जो स्टडी मटेरियल होता है वो इंग्लिश में ही पाया जाता है, तो यही काम यहाँ पर किया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है वो था अबाउट वाटर सरफेस सोलर एनर्जी के लिए। तो क्या ये बात कर रहा है यहाँ पर वाटर के सरफेस से, देखिए यहाँ पर एक जो है पार्क बनाया जा रहा है। ये पार्क बनाया जाता है सोलर एनर्जी पार्क, जो कि पानी के ऊपर फ्लोट करेगा। फ्लोट क्या होता है, तैरेगा। तो ये नीचे आप पानी देख पा रहे हैं, उसके ऊपर सोलर पैनल्स को डाला हुआ है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हम बना सके। कहाँ पर ये बनने वाला है, कर्नाटका के अंदर हम इस पार्क को बनता हुआ देख पाएंगे। और इसमें 40 लाख सोलर हार्नेस करने के लिए जो पैनल्स हैं वो इसके अंदर लगाए जा रहे हैं। तो कर्नाटका जो है दैट इज़ अ स्टेट विच इज़ डूइंग इट नाउ। ऑब्वियसली सिर्फ स्टेट नहीं कर रही है, इसके अंदर हम देखते हैं कि कैसे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी पूरा का पूरा कॉन्ट्रीब्यूशन दे रही है। नेक्स्ट है इंडियन लेपर्ड के बारे में। इंडियन लेपर्ड की जो पॉपुलेशन है वो अभी डिक्लाइन हुई है लास्ट 3 जनरेशन से। मैं पहले ही बता रही हूँ आप लोगों को, टाइगर की भी हो रही है, लेपर्ड की भी हो रही है। लगभग 24% हम देख पाएंगे पिछले 30 सालों में ये डिक्लाइन हुई है। अब इसका कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं, जैसे कि IUCN स्टेटस, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इनकी क्या होती है, रेड लिस्ट होती है, और उस रेड लिस्ट के अंदर जो स्टेटस है वो इनको दिया गया है नियर थ्रेटन का, यानी खतरे के आसपास है। और ये खतरा हम मापते कैसे हैं, ये खतरा हम मापते हैं एक्चुअली में एक्सटेंशन को ध्यान में रखते हुए कि यहाँ पर कितना ये एक्सटेंट हो सकती हैं, ख़त्म हो सकती हैं। कुछ और इसमें बात किया जाए तो देखिए ये जो है क्राइटेरिया जो इनको मिला हुआ वो A2CD मिला हुआ है। A2 का मतलब है कि इनकी पॉपुलेशन जो है वो कम होती जा रही है। C का मतलब है कि इनकी पॉपुलेशन का साइज़ जो है वो भी डिक्रीज़ हो रहा है। D का मतलब है कि ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से डिक्लाइन हो रहा है। अगर हम स्टेटस ऑफ लेपर्ड 2022 की जो रिपोर्ट है मध्य प्रदेश के द्वारा छापी गई थी उससे बात करें तो हाईएस्ट नंबर ऑफ जो इंडिया के अंदर हम लेपर्ड देख पाते हैं तो वो पाते हैं 3 स्टेट में, और वो भी हम देखेंगे कैसे कैसे। सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर लेपर्ड मिलते हैं वो मिलते हैं MP के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर। उसके बाद हम देख पाएंगे यहाँ पर लेपर्ड पाए जाते हैं महाराष्ट्र के अंदर, उसके बाद मिलते हैं कर्नाटका के अंदर, और उसके बाद मिलते हैं तमिलनाडु के अंदर। तो ये 4 स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा लेपर्ड होंगे। सबसे हाईएस्ट से लोवेस्ट के नंबर में हमने देख लिया है। अब हम देखते हैं प्रीलिम्स की रिलेटेड स्पीशीज़। येलो लेग्ड बटन केल, देखिए ये टर्निक्स टंकी इनका स्पेसिफिक नेम है। ये एक जो बर्ड है इस तरीके से आप देख पाएंगे कैसा दिखाई देता है। अब इसके बारे में बात करें तो येलो लेग्ड बटन केल,
क्योंकि इसकी टांगे जो है वो येलो है, इस वजह से इसको येलो लेग्ड बोला जाता है। ये जो है रिसेंटली अहमदाबाद के अर्बन एरियाज़ में स्पॉट की गई है। ये क्या है, एक स्मॉल फैमिली बर्ड्स है जो रिजेंबल करती है ट्रू क्वेल्स के साथ में। क्वेल क्या होता है, ये जो क्वेल आप देख पा रहे हैं, क्वेल होता है एक छोटा राउंड सा बर्ड, गोल मटोल सा, और जिसके ऊपर फाइन डार्क कलर और गोल्ड मार्किंग हमें दिखाई देती है ब्राउन बैकग्राउंड में। तो हमें दिखाई दे रहा है ये सब कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये तो अच्छे से आप लोग इसको देखिएगा। बात करें इनके फिजिकल डिस्क्रिप्शन की तो ये राउंडेड शेप है, गोल मटोल से ही है थोड़े से। इसमें जो कॉम्पैक्ट एंड स्टोकी अपीयरेंस इसकी ज़्यादा दिखाई देती है। इसकी जो बॉडी होती है उसके ऊपर वाइब्रेंट शेड हमें दिखाई देते हैं, ब्राउन कलर, यहाँ पर ग्रे कलर है, ब्लैक है। इसमें नेचुरल हैबिटेट को भी कैमोफ्लेज तभी कर जाती हैं। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये एंडेमिक है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के, और इसीलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम बात कर रहे हैं इंडियन स्पीशीज़ की। ज़्यादातर ये इंडिया में पाई जाती हैं, उसके बाद में साउथ ईस्ट एशिया और थोड़ा बहुत ये चाइना के रीजन्स में भी हम इसको देख पाते हैं। हैबिटेट की बात करें तो देखिए इनको सैंडी ग्राउंड में रहना ज़्यादा पसंद होता है, और जहाँ पर ग्रास जो हो वो थोड़ा छोटा और रफ हो, क्योंकि छोटी सी है ना। बड़े बड़े अगर जंगलों में या बड़े बड़े घास के मैदानों में रहेंगे तो वहाँ पर तो ढंग से कुछ खा पी ही नहीं पाएंगे, किसी को ढूंढ ही नहीं पाएंगी। इसी वजह से छोटे छोटे ग्रास होते हैं वहाँ पर रहना इनको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अगर इनके सेक्सुअल डायमोफिज्म की बात की जाए तो फीमेल जो होती हैं वो ज़्यादा डोमिनेट होती हैं और ज़्यादा कलरफुल भी हमें फीमेल से दिखाई देती हैं एज़ कम्पेयर टू मैन। बिहेवियर देखिए इनको डेंजर जो जहाँ पर भी लगता है उसकी तरफ इनको भागना बड़ा अच्छा लगता है, तो ये डेंजर से दूर नहीं भागती हैं, रेदर फेस करती हैं डेंजर को, खतरे को। ये इनके बिहेवियर की एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो फिल्म्स के लिए हमें पता होनी चाहिए। कंजर्वेशन की बात करें तो लीस्ट कंसर्न है, कोई इनको खतरा नहीं है, मस्ती से रहती है, आराम से रहती है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो कि है एशियाज़ फर्स्ट प्री क्लिनिकल नेटवर्क। अब ये क्या हो रहा है, देखिए एशिया के अंदर सबसे पहला यहाँ पर हम देख रहे हैं प्री क्लिनिकल ऑर्डर को नेटवर्क एक बनाया जा रहा है, जिसमें क्लिनिकल जो पूरा का पूरा यहाँ पर एशिया का पहली बार में जो पूरा संबंध होगा उसके लिए एपिडेमिक की हमारी प्रिपेयर्डनेस कितनी है, कोई बीमारी अगर हो जाती है तो उसको हम कितने अच्छे तरीके से ले सकते हैं, वो फैसिलिटी बनाई जा रही है। इसमें 9 हेल्थ रिसर्च रिलेटेड जो आपके बीमारियां वगैरह हो सकती हैं या क्राइटेरिया हो सकते हैं उन सबको रखा गया है। ऐसे ऐसे लेब यूएसए में है, यूरोप में है, ऑस्ट्रेलिया में। पहली बार इसको इंडिया के अंदर भी लेकर आया जा रहा है, जो कि फरीदाबाद के अंदर लेकर आया जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल इज़ अबाउट तेहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स के बारे में। अब ये तेहरी के बारे में क्या हो रहा है यहाँ पर, तेहरी हाइड्रो पावर जो है वो लगभग 2400 मेगावाट का हाइड्रो पावर बनाया जा रहा है, जो कि तेहरी गांव के अंदर कंस्ट्रक्शन में चल रहा है। तेहरी गांव कहाँ पर है अब आपको ये याद रखना है, ये है तेहरी गढ़वाल उत्तराखंड के अंदर में। तो यूके यानी कि यूके यूनाइटेड किंगडम नहीं, यहाँ पर बात हो रही है उत्तराखंड की। वहाँ पर ये बनाया जा रहा है। क्यों बनाया जा रहा है, ताकि इसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकें। अब कोई रिवर पे ही बनेगा, हाइड्रो है तो पानी के ऊपर बनेगा, तो ये बन रहा है रिवर भागीरथी के ऊपर। ये आपको ध्यान रखना है, भागीरथी जो है वो गंगा की ट्रिब्यूटरी है, ये भी याद रखिएगा। और इसमें पहले भी एक हाइड्रो पावर प्लांट था जो कि कोटेश्वर में था, उसी को अब ज़्यादा बड़ा जो है वो बनाया जा रहा है। रिवर भागीरथी के बारे में भी अगर मैं आप लोगों को कुछ और बताऊं तो ये गंगोत्री ग्लेशियर से जो है वहाँ से निकलती है, गोमुख के पास से उत्तराखंड में। भागीरथी गंगा बन जाती है जब वो अलकनंदा और देवप्रयाग में जाकर मिलती है गढ़वाल के एरिया में। इनके कुछ और ट्रिब्यूटरीज भी हैं जैसे केदार गंगा, अजत गंगा, कोरागोड़, जलंधरी गद, ऐसी और भी हैं, असाई गंगा, भील गंगा, और यही सब आपको जस्ट याद रखना है। प्लेसेस इज नोन की बात करें तो रवांडा को देख लेते हैं। रवांडा में ऐसा क्या हुआ है कि हमें उसको याद रखना चाहिए। रवांडा जो है एक्चुअली के अंदर में देख पाएंगे कि वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो चौथी टर्म में दोबारा से जीत गए हैं, एक ही इंसान चौथी बार में प्रेसिडेंट बन रहा है। अब वो कौन है क्या है उससे हमें इतना लेना देना है नहीं, जस्ट देख लेते हैं मैपिंग के नज़रिए से। रवांडा जो है वो एक लैंड लॉक कंट्री है। इसके ऊपर में हम देख पाते हैं युगांडा को, इसके ईस्ट में हम देखेंगे यहाँ पर केन्या को, इसके साउथ में देखेंगे यहाँ पर हम बुरुंडी को, और इसके दूसरी तरफ हम देख पाएंगे इधर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो को। तो अलग अलग जो कंट्रीज़ हैं वो इसके साथ में लगती हैं। इसको लैंड ऑफ 1000 हील भी बोला जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारी
हिल्स होती हैं, बहुत सारी छोटी छोटी पहाड़ियाँ यहाँ पर हमें दिखाई देती हैं, तो इसी वजह से 1000 हिल्स भी इसको लैंड ऑफ बोला जाता है। ये एक इसका अलग से डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक्स है। हाईएस्ट पॉइंट है इसका माउंट कैरनसम्बी, जो कि विरुंगा रेंज में है। मेजर लेक यहाँ पर लेक किवू, मुजाकी लेक, ये सारी मिलती हैं। अगर रिवर्स की बात करें तो यहाँ पर अलग अलग रिवर्स भी हमें दिखाई देती हैं, जैसे रुबायरा, रोहुआ, रुसाइजी वगैरह वगैरह। एक नेक्स्ट हमारा है चगोस आइलैंड, जो कि हम देख पाएंगे यहाँ पर हमें दिखाई देता है इंडियन ओशन के अंदर में, दियागो ग्लेशियर के पास में हम देखेंगे, इंडियन ओशन के अंदर में ही ये है। इसको अगर बड़ा करके देखेंगे तो आप देख पाएंगे मॉरिशस से ये ऊपर की तरफ में है, ये छोटे छोटे भागों में बटा हुआ है। इसके ऊपर सालोमान आइलैंड भी है, इसके नीचे हम दियागो गार्शिया को देख पाएंगे, पिट बैंक यहाँ पर है, और ये है ग्रेट शांग बैंक के नाम से। अब ये क्यों आया हुआ था, क्योंकि इंडिया ने मॉरिशस के जो कॉन्टिनेंट है और सपोर्ट है वो दिखा रहा है, और चगोस आइलैंड को यहाँ पर जो कि यूनाइटेड किंगडम्स के साथ में डिस्प्यूट चल रहा है मॉरिशस का, उसके साथ में भी सुलझाने की क्या बात है कर रहा है, और कह रहा है कि नहीं ये तो मॉरिशस के साथ में ही होना चाहिए। ये 58 छोटे छोटे स्मॉल आइलैंड के साथ में मिलकर बना हुआ है। इसके आसपास में सोलोमन आइलैंड वगैरह को भी हम देख पाएंगे। स्ट्रेटेजिकल लोकेटेड है लगभग 1600 किलोमीटर साउथ ऑफ सदर्न टिप ऑफ इंडियन, हम देख पाएंगे इंडिया के सदर्न टिप के ऊपर है, तो इसी वजह से स्ट्रेटेजिक की बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मॉरिशस के साथ में क्योंकि हम अपने रिश्ते जो हैं वो ऑलरेडी ठीक कर रहे हैं, तो इसी वजह से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिलहाल आज का न्यूज़पेपर यहीं पे ख़त्म होता है। आई नो थोड़ा लेंदी हो गया, लेकिन प्रॉमिस करती हूँ कि कोई भी न्यूज़ आपसे छूटी नहीं होगी, ना न्यूज़पेपर से ना ही बाहर से। तो अच्छा लगा हो तो बता दीजिए, अगर लेंदी हो, लंबा लगा हो तो वो भी बता दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। जैसे आपको जो जो सुधार चाहिए हो, जो जो फीडबैक आप देंगे उसी अनुसार जो है मैं काम करूँगी, तो बता दीजिएगा। खैर, थैंक यू सो मच। कल फिर से मिलते हैं सुबह 5 बजे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।